ये थे। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि उस पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो हमने केमिकल बॉन्डिंग लिया था, जहां पर हमने नॉइज के बारे में पढ़े थे, उस चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और आज का मेन पार्ट होगा मेरा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब उस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में बच्चों सबसे पहले हम देखें तो मेरे पास एक बात आती है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स। तो हम यहाँ पर अगर किसी भी टाइप का बॉन्ड की बातें कर रहे हैं तो उस बॉन्ड में बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब तो दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो वो दो एटम्स आपस में जब जुड़ते हैं तो उसके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है। और इस पर हमने पिछले लेक्चर में बात की है, तो आप इस लेक्चर पढ़ने से पहले आप एक बार पिछले लेक्चर जाकर के पढ़ लें। इससे पता चलेगा कि जब अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट होती है तो उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण से जो बॉन्ड आता है उसे हम वो केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और उस केमिकल बॉन्ड में हम एक स्लोगन यहाँ पर ऐड किए हैं कि टू एटम्स वन बॉन्ड, रिमेंबर दैट यूनिटी मेक्स लाइफ स्टेबल। जैसे दो एटम्स क्या करता है, मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, ऐसा ही हमारे पास हमारे और तुम्हारे बीच में जो बॉन्ड है, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में जो बॉन्ड है, ये हमारी लाइफ को स्टेबल करता है। अगर हमारे आपके बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, आप अच्छी चीजें सीख करके जाओगे और अच्छे से सीखोगे तो अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। और परिवार को हमेशा साथ में चलना होता है, इसलिए परिवार के साथ भी क्या होगी, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए बच्चों। तो यहां से हमने लिखा कि जिस तरीके से दो एटम्स वन बॉन्ड, दो एटम एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वैसा ही याद रहे कि यूनिटी मेक्स लाइफ स्टेबल। हम लोग अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो हमारी लाइफ भी क्या होगी, स्टेबल होगी। तो बच्चों आज हम इसमें बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, मेरा पहला पार्ट होगा। उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड्स की भी बातें करेंगे। तो चलो हम इंट्रोडक्शंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बातें करते हैं। इस कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ये समझेंगे थोड़ा सा। और हम यहां से देखते हैं थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना, क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। चलो थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करने हूं। यहां से टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें अगर बच्चों, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में दो टाइप्स का बॉन्ड होता है। एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा होता है बच्चों वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड कैसे पता करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि अगर मेरे पास ये पेन है, अब इसकी कितनी एनर्जी है कैसे पता चलेगा, तो हम इसको ब्रेक करके देखेंगे। तोड़ने में जितना एनर्जी खर्च होगा वो इसका एनर्जी बताया जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बताया जाएगा। वैसे ही दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड है बच्चों, कि दो एटम्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, जितना एनर्जी खर्च हो जाएगा वो इसका कहा जाएगा बॉन्ड एनर्जी। और अगर ये बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलोजूल्स पर मोल हो, है ना, तो वैसे कंडीशन में उसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। और अगर बॉन्ड एनर्जी बच्चों क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी लेस देन इक्वल टू 42 किलोजूल पर मोल होगा, तो वैसे कंडीशन में उसे हम वीक बॉन्ड कह देते हैं। तो हमारा दुनिया में हर चीज होती है, रिलेशंस भी दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, कहीं पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो कहीं पर वीक रिलेशनशिप है ना। आपने भी तो दोस्ती किया ही होगा जीवन में, है ना, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती रह गई तो कोई दोस्ती आसान से टूट गया, है ना। तो हमारे पास भी क्या होगा, जो केमिकल बॉन्ड है बच्चों वो दो टाइप्स का होगा। और वो दो टाइप का जो होगा बच्चों, उसमें से क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसको तोड़ने के लिए 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी देने पड़ेंगे, है ना। अगर रिलेशन तो अच्छा वही है ना कि जब लोग उकसाए बट बॉन्ड रिलेशन ना टूटे। एक है कि थोड़ा सा कोई पिन मारा और वहां से रिलेशन टूट गया, तो वो तो अच्छे बॉन्ड नहीं है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी इतना आएंगे। अब इसमें देखो कि बच्चों कई टाइप के बॉन्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ ना। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट, या इसी को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और यहां से मेटालिक बॉन्ड्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बच्चों, पर फिर भी हम यहां पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट।
कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में से बनने का प्रोसेस डिफरेंट है, बाकी सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सेम ही होता है, सारे प्रॉपर्टी जो बॉन्ड का होता है वो सेम होता है, सिर्फ उसका बनने का प्रोसेस क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, बाकी सारे प्रोसेस क्या रहेंगे बच्चों, उसका सेम ही रहेगा। इसमें हम जो बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, और यहां पर एक बात करते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है 8 से 42 किलोजूल पर मोल तक का होता है, हो जाएगा 41 भी कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा कम होगा। और वैन डर वाल्स जो होता है बच्चों वो 0 से 8 किलोजूल पर मोल होता है, ये बिगेस्ट फोर्स होता है, बिगेस्ट बॉन्ड होते हैं, समझ में आ गया। तो आपके पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और एक वीक बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलोजूल पर मोल है, जबकि मेरे पास क्या होगा नेक्स्ट दिन, इक्वल टू तो नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट दिन कर लेते हैं, नेक्स्ट दिन तुम्हारे पास कितना हो गया 42 किलोजूल पर मोल हो गया। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या उसे कोआयनिक बॉन्ड कहते हैं, फिर मेटालिक बॉन्ड, और एक आपके पास हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो एक है वैन डर वाल्स फोर्स में बच्चों यहां से क्या हो जाएगा कि 42 किलोजूल पर मोल से कम आने चाहिए, तो 0 से 42 या 41 से थोड़ा सा कम लेने, 41 लेने, 14 लेने, उस सिचुएशन पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सॉरी 0 से 8 के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स बनता है, और 8 से 42 के बीच में आपके पास क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं बच्चों। तो आपको यहां से आपको इस चीजें समझ में आ गया, और हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन होने वाली है मेरा कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये समझते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, हो जाएगा। चलो बच्चों इसे हम सेव कर देते हैं, आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। चलिए आज की जो बात होगी वो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है ये समझना है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, यहां से कि अगर कोई एटम ए है और एटम बी है, ठीक है, अब एटम ए और एटम बी दोनों स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में बात किए थे कि ऑक्टेट होना चाहता है, किसी भी कोई भी एटम चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में या तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है। अब अगर मान लिया जाए एटम ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों म्यूचुअल शेयर किए। म्यूचुअल मतलब समझता हूं, आपने तो एडवर्टाइज देखता होगा म्यूचुअल फंड, है ना, क्या देखते होंगे म्यूचुअल फंड। आप भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई और कुछ इन्वेस्ट कर रहा है और उससे वो बिजनेस चल रही है ना। ऐसा ही होगा कि इसमें से ए दिया गया और यहाँ से बी दिया गया, और ये दोनों ने म्यूचुअल शेयर किया और ये दोनों आपस में जुड़े और दोनों की स्टेबिलिटी बन गई। तो ऐसे रिलेशंस को कोवैलेंट रिलेशन कहते हैं। केमिकल स्पीशीज में जब ये बॉन्ड बनती है तो कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं इसको। आ गया समझ में, है ना। तो कुछ नहीं है, अगर हम दोनों को बिजनेस करना है, 50 रुपया आप दो 50 रुपया हम देते हैं, दोनों मिलकर 100 रुपये में कोई काम कर लेंगे। अब उसका यूज तुम भी करना हम भी करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक कोवैलेंट रिलेशन हो गया। किसी की ट्रांसफर नहीं, म्यूचुअल शेयर है, आपकी मर्जी तो कीजिए, नहीं मर्जी तो नहीं कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल शेयर, इक्वल एंड म्यूचुअल शेयर करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। तो चलिए हम अगर आगे की बात करते हैं तो आगे यहाँ से बात होगा, यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जो हमने अभी कहा था कि बॉन्ड फॉर्म बाय कंट्रीब्यूशन एंड क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बिटवीन टू एटम्स टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या होता है कि अपने पास जब दो एटम्स होते हैं, बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अगर मेरे पास दो एटम, अभी हमने बताया था कि दो एटम्स हैं यहाँ पे, है ना, ये दो एटम्स हैं और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन एटम्स कंप्लीट दिया इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी दिया, और ये दोनों मिल करके क्या हुए, एक दूसरे से जुड़ गए और यहाँ से क्या हो गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो जहां म्यूचुअल शेयर करने की बात हो रही है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है, हो जाएगा। तो जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने की बात होगा बच्चों, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बार बार हम कर रहे हैं इस बात को, है ना, इसलिए आप इस बात को गांठ बांधने याद कर लें कि सर
कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों तरफ से शेयर होगा, ट्रांसफर करने की बात नहीं करते, बोलेगा यहाँ से। तो चल आगे इस पे और बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन स्क्रीन लेके के चलते हैं। और यहाँ से कहता है कि H2 C2H6 H2O CO2 CM2 N2 C2H4। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हो ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड में उस एटम्स को रखना है जिसके पास क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। तो याद रखना कंडीशंस फॉर कोवैलेंट बॉन्ड हम यहाँ पर बताते हैं, है ना। ये देखो, ये जो भी नोट्स है आपके पास, ये हमने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। एनसीईआरटी 9/9 है, एनसीईआरटी 9/9 है। ये नोट्स जो बना हुआ है एनसीईआरटी 9/9 से बना हुआ है बच्चों। इसमें बहुत सी चीजें हम इससे बाहर जाकर के बातें करेंगे समझाने के लिए, है ना। हमें एकदम एनसीईआरटी ही पढ़नी है, टू द पॉइंट। नीट के लिए, जेईई मेन के लिए एनसीईआरटी सीरीज ही हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें 9/9 हम एनसीईआरटी ही एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके पास, कुछ नया नहीं कर रहे, है ना। क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी ही हम कर रहे हैं। तो अब देखोगे यहां से क्या होगा कि अगर मेरे पास कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशन भी तो होता होगा, हाँ। जैसे आप हम शेयर कर रहे हैं, 50% हम दिए, 50% किसी और ने दिया, और ये मानो हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो दोनों के बीच में कुछ साझेदारी होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि अगला दिन कहो कि हमने ही 100% दिए, क्या मेरे पास लिखित प्रमाण है, तो हम लिखित प्रमाण रखेंगे वहां पे। तो वो कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, शेयरिंग की बात हो रही है, तो कुछ तो कंडीशंस अप्लाई होने चाहिए ना इसका। तो वो जो कंडीशन अप्लाई होगा वो क्या होगा, तो पहला कहता है कि कोवैलेंट बनाने के लिए एटम आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए बच्चों, हाई होना चाहिए, ठीक। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी लॉस करता है जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो सिंपल से बात है बच्चों कि यहाँ पर आपने अगर पीटी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो यहाँ से जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है वो होती है नॉन मेटल्स। तो यहाँ से एक बात तो ध्यान दे दो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में नॉन मेटल पार्टिसिपेट करने वाला है। क्या पार्टिसिपेट करेगा, नॉन मेटल पार्टिसिपेट करेगा बच्चों। तो जब नॉन मेटल यहाँ से पार्टिसिपेट करने वाला है ना, ये देखने हमने। दूसरी बात बच्चों कि यहाँ से हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होनी चाहिए। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होना चाहिए, समझ में आ गया। दूसरा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई, तो था ही, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होना चाहिए बच्चों, हाई होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है, और ऐसे में ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास मेटम जो होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। जनरली की बातें करते हैं, क्योंकि कुछ मेटल ऐसे भी है बच्चों जिसके पास मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम है, और वो किसी न किसी केस में क्या कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या होता है कि जब क्लोरीन के साथ होता है तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड शो करते हैं, है ना। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जनरली मेटल जो होता है वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। बट 100% मेटल की बातें हम नहीं कर रहे हैं, हर कंपाउंड की बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस में मेटम भी कोवैलेंट बॉन्ड तैयार कर लेते हैं, लेकिन जनरली नहीं करते हैं। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात आएगी तो ज्यादातर नॉन मेटम्स की बात आएगा। तो जैसे H2 की बात करें बच्चों, H2 में H और H बोथ और नॉन मेटल्स, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। C2H6 से बच्चों कार्बन के बाहर में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर से देखेंगे आप, यहाँ पर हम बैठा देते हैं इसको हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऐसे ऐसे टोटल हाइड्रोजन की संख्या 6 रखनी है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर रखेंगे, ये देखो यहाँ पे। और इसके बाद ये शेयर कर लेना है। ये शेयर हमने पिछले लेक्चर में भी सीख चुके हैं, मूइस कंडीशन, है ना। ये शेयर करेगा और अंत में क्या करेगा बच्चों, इसके पास में भी शेयर होंगे। अच्छा, ये सब शेयर करेगा, है ना, इससे भी शेयर करेंगे कि ये कार्बन जब आएगा, है ना, ये कार्बन जब यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन क्या करेगा कि इस सबसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाँ, ये सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। वैसे ये कार्बन जो होंगे ये भी हाइड्रोजन से सभी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, क्योंकि हमने बात यूज किया है मिक्सचर शेयर का, कि अगर हम देंगे तो आपको भी देना
बनेगा, है ना। तो शेयरिंग म्यूचुअल है, इसका आंसर यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे बच्चों, वो बॉन्ड जो बनेगा वो C2H6 का बॉन्ड कार्बन कार्बन इस टाइप से और यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाएंगे, है ना। तो C2H6 का कुछ बॉन्ड इस तरीके से बनकर के रेडी होगा, समझ में आ रहा है। ऐसे ही बच्चों H2O है तो ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 5 6 होता है, इसके बीच में शेयर होता है, तो यहाँ से H2O जो बनता है यहाँ पर भी क्या होते हैं इस टाइप से OH और यहाँ पे 2 और पेयर तैयार हो जाता है। ऐसे CO2 गैस बनाओगे तो कार्बन से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचा जाएगा, हो जाएगा यहाँ से, समझ में आ गया। तो इस तरीके से CO2 बन गया। अगर कुमरीन बनाना है तो कुमरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 1 7 होता है। यहाँ भी कुमरीन के बाहर में 2 2 4 2 6 1 7 होता है और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, 8 पूरा हो जाता है। अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो नाइट्रोजन के बाहर में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इधर रख लेते हैं, यहाँ पर भी 3 रख लेते हैं, है ना। और यहाँ पर तो कितना हो गया, 5 3 8, इसके बीच में 3 शेयर होगा, तो 3 शेयर होगा तो देखो सबका 8 पूरा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, चाहता है कि हमारे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, 8 पूरा हो जाए, है ना। तो 8 पूरा करने के चक्कर में ये क्या करता है, वहां पर से शेयर कर लेता है। ये समझ में आ गया आपको। आगे बच्चों हमारे पास है C2H2, तो देखो C2H2 है, एक H इससे जोड़ेंगे, एक H इससे जोड़ेंगे। कार्बन के बाहर में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड इधर बनाएंगे, तो यहां से बन गया C2H2। तो यहाँ पर देखो जितने भी है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इत्यादि, ये ऑल आर नॉन मेटल्स, ये सभी का सभी क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स है। और ये नॉन मेटल्स के बीच में ही क्या होते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होते हैं। आगे सर में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे तैयार होता है। हाँ भले हम कोवैलेंट बॉन्ड में भी 2 टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड आगे पढ़ेंगे बच्चों, एक पोमर कोवैलेंट होगा और एक मेरे पास क्या होगा, नॉन पोमर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पोमर कोवैलेंट उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहती है और एक पे पार्शियली नेगेटिव और एक पे पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। तो जहां पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट होता है बच्चों, वहां पर मुझे पास क्या आते हैं, पोमर कंपाउंड्स आता है। जहां पर क्या होता है कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव शो करता है, वहां पर आयनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। और जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव शो ही नहीं कर रहा है, वहां पर क्या होगा तुम्हारा कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉरी नॉन पोमर हो जाएंगे। और अगर कई बार ऐसा होता है कि चार्ज होते हैं, बट हम आगे पढ़ेंगे डायपो मोमेंट्स, और अगर डायपो मोमेंट इज वेक्टर तो कई बार उसके मैग्नीट्यूड का सम 0 हो जाता है, तो भी नॉन पोमर हो जाता है। तो ऐसे कई सिचुएशन हम आगे पढ़ेंगे, एक ही जगह पर सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे निकलते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस चीजों को आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि टाइम लग जाता है लेक्चर में, है ना। आपको टाइम देते हैं तो आप साथ साथ में इसको देखते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या किया, ये दोनों हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये दोनों मिलकर के 2 पूरा करेंगे और 2 किए तो किसकी तरह इनेट बन गया, बेचारा छोटा छोटा हाइड्रोजन एटम है ना, छोटा छोटा बच्चा सा है, तो इसको इनेट करने के लिए इसके बचपन वाला ही ग्रुप चाहिए, तो वो हीलियम की तरह क्या होता है, इनेट होता है। हीलियम क्या होता है, 2 ही में इनेट हो जाता है, बाकी सबका इनेट 8 में पूरा होता है, हीलियम 2 में हो जाता है। हाइड्रोजन भी बेचारा उसी की तरह है, उसी के पास जाता है, देखो भैया मुझे भी क्या कर दो, 2 में इनेट कर दो, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना था। अगर आप आगे देखोगे तो H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ईच, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, दोनों ने शेयरिंग किया। कितने का शेयर किया, 1 का शेयर किया। जब 1 का शेयर किया बच्चों तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो आगे की बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसमें देख लेते एक बार, है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसने हमने बताया पीछे। आगे देखो बच्चों यहाँ से क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ये शेयर कैसे होता है ना। शेयर करने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ से करेंगे। नाइन मोर जो 1919 में वो उन्होंने कहा, रिफाइंड किया, उन्हें फिर से पता चला कि द मुइस पोस्टुलेशन, जो मुइस ने कहा था कि ऑक्टेट का रूल्स फॉलो करनी चाहिए, कहता बाय अवेंडिंग आइडिया टू स्टेशनरी क्यूबिकम अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टेट एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ से एक आइडिया आया
ऑक्टेट बॉन्ड से ही इनको एक आइडिया आ गया कि देखो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं कि हम अगर मॉर्क्यूल्स के अरेंजमेंट करते हैं, क्यूब का अरेंजमेंट करते हैं मानो, तो वहां पर से क्या होता है कि हम सबका शेयर कर सकते हैं और शेयर करके हम वहां पर क्या बना सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। क्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर 17 में, और 17 का कितना होता है 287 होता है, कितना होता है 287 होता है। अच्छा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को डॉट से दिखाया जाता है। तो देखो 17 ये हो गया, 17 ये हो गया। अगर ये शेयर करेंगे, ये भी शेयर करेंगे, तो ये जो रीजन आएगा बच्चों, ये दोनों के में कॉमन शेयर होगा। म्यूचुअल शेयर किया तो दोनों, तो अगर इसको गिनोगे तो 2 4 6, आइए इसके में भी हो जाएगा 6 2 8, ऐसे इसके में गिनोगे 2 4 6, इसके में भी हो जाएगा तो 6 2 8, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 8 पूरा हो जाएंगे यहाँ से, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या कहता है, ये कहता है कि जिस तरीके से मूइस ने क्वेश्चन में दिया था कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है अस्टेबिलिटी में, तो वहां पर हम शेयर करके क्या कर सकते हैं, अस्टेबिलिटी को पूरा कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे की बात देखें। कहता 287, यहाँ से भी क्या हुआ 287 आ गया, और यहाँ से 2 एक एक शेयर कर लिया तो 288 सब बनने आ गया, और ये सब ने क्या किया बच्चों, ऑक्टेट को कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है यहाँ से। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो कुछ नोट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा जो हमने अभी बता चुके हैं कि बोथ कंप्लीट एटम अटेन ऑर्गेनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये 8 8 पूरा किया, तो 8 8 पूरा करते हैं तो इनर्ट गैस की तरह करते हैं। तो देखो 17 में ये है, एक शेयर किया तो 18 हो गया, तो 18 एटॉमिक नंबर, 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, जल्दी बोलेगा 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का, तो वो आर्गन की तरह इनर्ट हो गया है ना। इसके बाद नो मेटल इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, हम मेटल जनरली हाँ एक वर्ड होनी चाहिए, हालांकि मेटल क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हाँ, जब हजारों लाखों कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, उसमें से एकाध मेटल ने क्या क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया नहीं है, तो एकाध मेटल ने अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एमएस धोनी का डायलॉग तो आपने सुना होगा कि भाई अगर हमने साल भर पढ़े हैं तो एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो एग्जाम पे कोई नहीं फर्क पड़ता, और अगर साल भर हमने नहीं पढ़ा है और एक दिन पढ़े हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा। तो वैसे यहाँ पे कि अगर हम लाखों कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें से कोई एक आधो मेटल है जो कोवैलेंट बना लेता है, ऐसे नॉर्मली मेटल कोवैलेंट नहीं बनाते हैं, है ना। तो डायलॉग याद रखें, मूवी भी देखते हैं ना आप लोग, अगर मूवी भी देखते हैं तो आप उसका डायलॉग में याद रखो और अपने ऊपर अप्लाई करो, है ना, सीखोगे मूवी से बहुत कुछ सीखोगे। चलो बच्चों यहाँ से देखते हैं आगे। कहता कोवैलेंट बॉन्ड में हम सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, है ना। क्या 4 बॉन्ड भी बनाया जा सकता है, रेयर केसेस एक समय पर आता है, जहां पर हम पढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होता है 4 बॉन्ड बनते हैं। ऐसे नॉर्मली मेरे पास सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है। दो एटम के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो जिससे सिंगल बॉन्ड की बात करें, अब सिंगल बॉन्ड में कहता है कि व्हेन टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी क्या होगा ज्वाइंड बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए H2O है, अब यहां से देखोगे बच्चों ऑक्सीजन के बाहर में क्या हो गया आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, 8 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6 आ जाएगा। अगर 2 6 आ जाता तो पहले देखोगे ऑक्सीजन के बाहर में 2 6 इलेक्ट्रॉन को रखूं, 2 4 5 1 6। अब देखो बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये जब शेयर करेगा तो एक ये भी देगा एक ये भी देगा, तो बताओ इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक ये भी देगा एक ये भी देगा, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। तो अगर यहाँ से क्या हो जाते हैं ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बच्चों इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो यहां से आपने देख लिया कि क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ऐसे एक CH4 की बातें करोगे, बताओ CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो 2 और 4 आगे बच्चों, तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ से क्या करेगा हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है बेचारा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है ना, एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की बातें कर रहे हैं, अगर 4 हाइड्रोजन की बातें कर रहे हैं तो ये 4 हाइड्रोजन बच्चों क्या होगा
एक एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा बच्चों तो इसके बीच में क्या हो जाएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन का ही तो शेयर होगा इसके बीच में, तो यहाँ पर भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ यहाँ से CH, यहाँ से H और यहाँ से H आ जाएगा, CH4 बन जाएगा। अगर NH3 की बात करते हो बच्चों, NH3 की बात करें, अगर NH3 की बात करें, NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन 7 में होता है, और 7 में होता है तो 2 और 5 आ गया, तो नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो हाइड्रोजन के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से बच्चों क्या करने का, इसका शेयर करने का, और एक शेयर करेगा, इसका से इसके बीच में भी आपके पास सिंगल ही दिखाई पड़ेगा, है ना। और भी अगर बनाना चाहते हो तो क्लोरीन बनाओ, क्लोरीन कितना होता है बच्चों 17 में, 17 में कितना हो गया 287 हो गया। अब मान लो मुझे CM2 बनाने हैं, तो CM2 बनाना है तो क्लोरीन हो गया 2 4 6 एक साथ, अभी तो पीछे बनाए थे 2 4 6 एक साथ, एक ये भी शेयर करेगा एक ये भी शेयर करेगा, तो क्लोरीन के बीच में कितना आएगा बच्चों 7 आ जाएगा। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो जब ऑक्टेट पूरा करना, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कार्बन 4 था, 4 और से अगर मिल रहा है तो 8 पूरा हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा करना हर एक की मकसद यही है, 8 पूरा करना है। अगर यहाँ ऑप्शन देखो 6 था, एक एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल रहा है शेयर करने के लिए, तो इसका 8 हो जाएगा। अगर यहाँ नाइट्रोजन के देखो 5 था, एक एक और कोई दे दे तो 5 3 8 हो जाएगा, तो वहां से शेयर कर सकता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया जा सकता है बच्चों। तो अभी हम एनसीईआरटी के अनुसार से चल रहे, बार बार बोल रहे हैं कि ये सारे नोट्स आपको एनसीईआरटी के अनुसार से, आप साथ में एनसीईआरटी लेकर के बैठे, आपको माइंड बाय माइंड हम एनसीईआरटी कंप्लीट करते जाएंगे, और उसके बेस्ड जो क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, हम उस क्वेश्चन को साथ में लेकर आएंगे, है ना, जो पॉसिबल क्वेश्चन होंगे उसके बारे में। अब यहाँ पर देखना वही बनेंगे, सिंगल कोवैलेंट बनेंगे, CH4 में भी एक एक आया, NH3 में भी आया, तो ये सारी चीजें आपके पास सिंगल आ गया। अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है अगर 2 एटम के बीच में, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनता है। तो ये लिखता है व्हेन 2 एटम आर शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड्स। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों, कहता है कि यहाँ CO2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन की संख्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4। तो देखो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको CO2 बनाना है तो 2 ऑक्सीजन रखना है, आपको 2 ऑक्सीजन रखना है, तो 2 4 6 इसके पास ऑक्सीजन अभी बताया था ना, ऑक्सीजन कितना होता है 8 में, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो आपको 2 4 6 आ जाता है। अब आपको पता है कि सर इसको 8 करना है, तो 8 करना है तो इसके पास 6 है, तो ये 2 इससे ले लें, 2 अपना दे दे। अब इससे 2 ले लें, 2 इसको अपना दे दे। तो देखो 2 2 अगर ये अपना दे देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस कार्बन का 4 पहले था, 2 इससे लिया 2 इससे लिया 8 हो गया। ऑक्सीजन को देखो 6 अपने पास था, 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया तो 8 हो गया। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो जहां पर 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा वहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इसके पास मोल पेयर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास मोल पेयर हो जाएगा। तो समझ में आ गया इसको कि CO2 किस तरीके से बनते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और भी बना सकते हो, SO2 बना सकते हो, NO2 बना सकते हो। तो 2 2 इलेक्ट्रॉन का अगर जहां पर शेयर होगा वो क्या कहा जाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए CO2 में 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, और 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होने से 8 हो गया। ऐसे बच्चे C2H4। अब C2H4 में देखो कार्बन 2 यहाँ पर रखते हैं। कार्बन अगर हमने 2 रखा है तो कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तो हमने किया था सर, बार बार कितना बनाते रहेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये हाइड्रोजन के साथ करने का, इधर से हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने का। तो देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में एक एक का शेयर होता है, इसमें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। तो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा ना। तो आप बना सकते हो कि जहां पर सर डबल बॉन्ड दिखे वहां पर समझ जाना है कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहां पे शेयर हुआ है। आगे समझ में? तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे उसकी बातें हम यहां से कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बातें हम इस पे चलते हैं।
और इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो C2H4, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है बच्चों, और शेयर होने के कारण से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएंगे और कार्बन आयन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। तो हमने भी करके दिखा दिया आपको। चलिए अब है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, तो जैसे सिंगल बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, डबल में 2 का शेयर किया, ट्रिपल में 3 का शेयर किया। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते जाएंगे क्या होता जाएगा, उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि सर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर N2 है। अभी हमने बनाया था नाइट्रोजन की बातें किए थे, नाइट्रोजन की बातें किए थे, किसकी बातें किए थे हमने, नाइट्रोजन की बातें किए थे, बार बार हमने बातें की है ना। नाइट्रोजन 7 में है तो 2 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 2 5 आ जाएगा। अब बताओ नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ऐसा ही नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 पूरा करना है तो 5 अपना है, 3 इसका शेयर करने का। ऐसा ही क्या होगा बच्चों, यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 शेयर हो गया तो 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे और यहाँ पे मोर पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि सर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। ऐसे C2H2 भी देख सकते हो, C2H2 भी देख सकते हो। अब बताओ कार्बन और कार्बन है, कार्बन के बाद में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करने का तो 4 1 5 कार्बन का हो जाएगा, और 3 इसके साथ शेयर करने का, एक हाइड्रोजन के साथ ये भी शेयर करना है तो 4 1 5 हो जाएगा। अब बताओ ये कार्बन ये सबके साथ शेयर करने का, ये कार्बन ये सबके साथ शेयर करने का। तो बच्चों यहाँ पर 3 3 6 6 2 8, इसका 8 हो गया। और हाइड्रोजन को तो जानते हो कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट होता है। और छोटा एलिमेंट किसकी तरह एलिमेंट होगा, हीलियम की तरह होगा। वो कार्बन ऑक्टेट की तरह नहीं होगा, हीलियम की तरह होगा। हीलियम 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बच्चों, 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, वो इनर्ट हो जाता है ना। बाकी सब 8 में होते हैं, हीलियम 2 ही में हो जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चलते चलो है ना। यहाँ पर देखो भैया हो गया C2H2 जो हमने भी अभी बना करके दिखाया था आपको। चलो बच्चों क्वेश्चन का समय आ गया है ना, आप तैयार रहिए हमारे साथ गेम खेलने के लिए। हाँ, हमने क्या किया था, क्वेश्चन का समय आया, हमने अभी जो पढ़ाए उतना से क्वेश्चन है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बताइए इसमें कौन है, H2 O2 N2 और है आपके पास F2। चलो बच्चों सोम पर जल्दी हमारे साथ साथ करना है। हाइड्रोजन कितने होते हैं, एक में, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्या किए सर, एक ही तो शेयर करेगा ना, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। चलो ये देखो गया। ऑक्सीजन बाहर में कितने बच्चों, 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 4 2 6, बताओ इसके 6 ही हो रहा है, कितना शेयर करेगा तो 8 हो जाएगा, 2 शेयर करने का इससे, हाँ यहाँ से भी 2 शेयर करने का तो 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। चलिए आंसर तो मेरा यही है, बाकी आगे हम चेक कर लेते हैं। N2 अभी हमने बताया था बच्चों, नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 यहाँ पर हो गया। नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होता था, 2 यहाँ पर हो गया, 5 3 8 5 3 8 हो गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये भी नहीं होगा। फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन कितना होता है बच्चों, 7 में होता है, 7 नहीं सॉरी कितना होता है, 9 में होता है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 और 7 आ गया। तो जब 2 और 7 आ गए बच्चों, इसका मतलब फ्लोरीन क्या होंगे, क्या होगा, फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन के बाद में क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो सर यहाँ से 2 4 6 1 7, ऐसा यहाँ पर होगा बच्चों, 2 4 6 1 7, 7 1 8 हो गया, इधर भी 7 1 8 हो गया। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये भी सिंगल बनाया, तो ये सिंगल बनाया, ये डबल बनाया, ये ट्रिपल बनाया और ये सिंगल बनाया। तो आंसर मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, चलिए एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन एटम ऑफ, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है, अभी हमने कहा था जनरली यहाँ पे क्या बनता है, नॉन मेटम बनता है। मेटम जो होता है बच्चों वो क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर नॉन मेटम्स में बनते हैं, तो नॉन मेटम्स जनरली बनाएंगे। मेटम एंड नॉन मेटम्स तो बनाते ही है, कुछ है तो, लेकिन आंसर तो जनरली की बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, नॉन मेटम्स आ जाएगा। चलो बच्चों आगे की बात करें, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ रिस्पेक्टिवली। सिंगल होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, डबल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल 3 होगा, बस आंसर फर्स्ट ही मिल गया, आगे की बातें नहीं करनी। अच्छा इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन पेयर है, ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे पेयर्स हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयर्स, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स,
क्या कह रहे हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ स्पेशली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आ जाएंगे, हाँ ना। एक पेयर अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दो पेयर, यहाँ पे ना 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर नहीं होना चाहिए, हाँ ना। 2 4 6 पेयर का मतलब 6 बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहाँ से नहीं चलेंगे, हाँ ना, ये चलेंगे। चलो बच्चों आगे हम बात करें, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बाय N2 बॉन्ड क्लोज। ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अभी तो हमने बनाया था, सिंगल डबल और क्या हो जाएंगे, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो आपको आंसर पता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं कि हमने कल से मतलब पिछले क्लास से अभी तक में हमने ऑक्टेट ऑक्टेट कहते रहे, जहां पर एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने देखा था कि ऑक्टेट हुआ था, फिर हमने देखा शेयरिंग ऑफ करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जहां से हमें क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। क्या ऑक्टेट इतना अच्छा है, क्या एकदम सही है, तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो वो है लिमिटेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कुछ ऑक्टेट की कमियां रह गई। क्या हो गया, एक्सेप्शन में देखो, सबसे पहले कहता है कि द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कई ऐसे मौकों से बच्चों जिसका सेंट्रल एटम में 8 पूरा नहीं होता है, सभी उत्तर से आपने तो सिखा था कि सब में 8 8 होता है ना। आप क्या हो गया, आप 8 से करो कि नहीं है भाई, ये क्या कर दिया। कहता है इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। अगर कई बार ऐसा होते हैं, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो उसको हम अभी बताने वाले हैं, जिसका सेंट्रल एटम जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन से शेयर नहीं होता है, कम होता है। कहता है दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये खास करके उस एलिमेंट में होंगे जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से ज्यादा होता है तो ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर दिखाते हैं एग्जांपल्स NiCl। अब बताओ लिथियम, लिथियम 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 का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 1 1 बाहर में एक ही है। अब एक है क्लोरीन के साथ भी एक करेगा तो 7 कहां से, तो भाई नहीं होगा इसका पूरा, है ना। BeS2 बेरिलियम, बेरिलियम देखो बच्चों 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 बेरिलियम देखो, तो बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम बाहर में कितना होता है, 4 होता है। अगर बेरिलियम 4 होता है तो सिंपल सी बात है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो कॉन्फिगरेशन 2 और 2 होंगे, इसका मतलब बेरिलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ यहाँ से हाइड्रोजन आएंगे, अब एक एक शेयर भी करेगा तो कितना करेगा, 2 पहले था, 2 और शेयर कर लिया, 4 ही आएगा, 8 कहाँ होता है, नहीं होता है। BCl3 है, बोरॉन बच्चों 5 में होता है, तो बोरॉन 5 में होता है तो 2 और 3 आ जाता है, मतलब बोरॉन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरॉन के बाहर में कितना हो गया, 3 हो गया। अब बोरॉन के बाहर में 3 हो गया, क्लोरीन के बाहर में 7 होता है, तो क्लोरीन का तो 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर हो गया 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर हो गया 2 4 6 1 7। 7 कैसे है बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, जहां से क्या होगा 2 8 7, बाहर में 7 आ जाएंगे। अब 7 और 1 यहाँ से शेयर किया तो इसका तो 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, लेकिन बोरॉन का कितना हुआ, 3 था, 3 और शेयर करेगा, 6 ही हो पाया ना, बोरॉन का 8 नहीं हो पाया। तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों जहां पर क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वैसे कंडीशन में हम उसे लुईस एसिड का नाम भी देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, क्या लुईस एसिड्स। चलते हैं आगे की बातें करें। NiCl BH2 यहाँ से हमने बात किया, यहाँ से क्या होते हैं, सभी ये सब का सब ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं। आप इसको एक बार देख ले गौर से, हाँ ना। आप साथ में बार बार बोल रहे हैं कि आप एनसीईआरटी लेकर बैठे, हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यहाँ पर आपको क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। ये रिवीजन के तौर पे देखिएगा, है ना, इसमें हम थोड़ा सा इसमें रिवीजन के तौर पे देखें। लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन है वो 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो कुछ अदर कंपाउंड से जैसे AlCl3 BF3 की बात करें, तो अगर AlCl3 की बात कर रहे हैं, है ना, और हमने बात किया किसके, AlCl3 की, तो AlCl3 में क्या होता है बच्चों की, एमोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। अगर एमोनियम का एटॉमिक नंबर 13 हो गया तो 283 हो जाएगा। अब बताओ एमोनियम के बाहर में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से देखो 3 है, और क्लोरीन के बाहर में कितना होता है, 7, बार बार हम बोल रहे हैं क्लोरीन के बाहर में कितना होता है, 7 होता है, तो 2 4 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 2 2 4 6 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 4 6 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, और एक एक अगर इसने शेयर किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर BF3 की बात करें, BF3 की बात करें, है ना, बोरॉन
यहाँ पर बोरॉन कितना होता है 5 है, बोरॉन कितना होता है 5 है, तो 2 3 हो गया, इसके बारे में 3 होता है। अब फ्लोरीन के बारे में कितना 7, 2 4 6 एक साथ हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 4 6 एक साथ हो गया, यहाँ पर हो गया 2 4 6 एक साथ हो गया, तो 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप शेयर कर सकते हो इसमें, तो शेयर करोगे बच्चों तो यहाँ पर भी देखो 6 इन्वर्टर हो पाया है ना, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होता है 8 पूरा नहीं हो पाता है। तो जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो पा रहा है वो मूइस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूइस एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑड इलेक्ट्रॉन नॉनक्रोस। ऑड इलेक्ट्रॉन नॉनक्रोस भी क्या होते हैं कि 8 पूरा 8 तो इवन है ना, अगर ऑड आ गया तो 8 टर्म्स पूरा करेगा, तो वहां से भी नहीं करेगा। तो इन नॉनक्रोस विद द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक द नाइट्रिक ऑक्साइड, NO की बात करूं बच्चों। नाइट्रोजन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन बताइए, अभी अभी जल्दी जल्दी बताएगा। नाइट्रोजन कितना में था 7 में, 7 है तो कितना हो जाएगा 2 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इधर हो गया 3 इधर हो गया। अब बताइए इसके पास ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में कितना होता है 6, 2 4 6। अब बार बार हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, आप लोग 1 से 30 तक कॉन्फ़िगरेशन करके रखिए, याद करके रखिए ताकि आपके पास स्पीड आ जाए, है ना। हमने पीछे सिखाए हुए पीटी में भी सिखा दिए, यहाँ पर भी बहुत क्वेश्चन पर हमने करके देख लिया है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन तो कर सकते हो बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या हो गया रिवीजन क्लास देख रहे हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन तो कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ से अगर शेयर हो गया तो बताइए इसके पास कितना हो गया 3 2 5 2 7 हो गया, इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 नहीं पूरा हो रहा है, इसका 8 हो गया, बट इसका 8 नहीं हुआ। अगर NO2 की बात करो, नाइट्रोजन की अगर बातें कर लेते हैं तो नाइट्रोजन में मेरे पास क्या होते हैं कि अभी हमने कहा 2 2 4 1 5 हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ भी 6 2 8 हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसका देखो 2 2 4 4 4 8 एक 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे में हम क्या करते हैं इसके एक सॉल्यूशन निकालते हैं और वहां पर एक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हमने भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या होता है कोवेलेंट, मेटालिक, कोऑर्डिनेट और आपके पास आयनिक बॉन्ड होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने पढ़ा बताएंगे, एक एक बताएंगे। तो अभी आपने सिर्फ ऑड इलेक्ट्रॉन देखा, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया था 3, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन नॉनकम्स भी हो सकते हैं जो 8 कंप्लीट नहीं करता, है ना। तो हमने देखा कि 8 से कम भी हो सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन में भी 8 से कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं। और अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे देखेंगे जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। तो अब आपका कहता है ऑक्टेटोम इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फॉर ऑल द एटम। यहाँ पर क्या होता है ऑक्टेट सब सेटिस्फाइड नहीं होते यहाँ से। तो अगर आपके पास ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं करता, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट या एसिड ऑक्टेट। अब यहाँ पर क्या है बच्चों के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर में होंगे, एक्सपेंडेड 8 से ज्यादा हो रहा है। जैसे अगर आपके पास कहते हैं एलिमेंट फ्रॉम फोर्थ पीरियड, याद रखना, ये याद रखना, फोर्थ पीरियड fourth period of the periodic table have apart from NS and NP atom there are n-1d orbitals in the case of d Bongov, nd orbitals in the क्या होगा केस ऑफ p Bongov element available for bonding। अब देखो बच्चों क्या होता है इसमें होता है क्या कि जब थर्ड पीरियड के बाद जाते हैं फोर्थ पीरियड में जाते हैं, तो फोर्थ पीरियड में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है देखना है, जैसे हम फोर्थ पीरियड में जाते हैं तो फोर्थ पीरियड में जाने के बाद क्या होता है कि आपको इधर एस बॉन्ड होता है, इधर एस हो गया, बीच में डी हो जाता है और इधर पी हो जाता है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन कहते हो ना तो सब ऐसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP कॉन्फ़िगरेशन होता है। NS2 NP के बीच में बच्चों क्या आ जाएगा N-1D आ जाएगा। तो अगर डी बॉन्ड के एलिमेंट की बात करें तो उसमें डी सबसे आना शुरू हो गया है। अगर पी बॉन्ड की बात करें तो इसमें ND ऑर्बिटल भी आ जाता है ना, कि 4s के बाद 4d ऑर्बिटल भी आ जाएगा, 4s 4p 4d। तो ये सारे जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं बच्चों उसके कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो जोड़ पाता अपने में। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोड़ लेता है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाते हैं। और जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है बच्चों वैसे कंडीशन में हम उसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम PCl5 की देखते हैं, दिस इज द टर्म एज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसी को कहते हैं। इन सेम कंपाउंड द सेंटर एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा होगा तो उसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कह देंगे। 8 से कम होगा उसे हमने कहा कि सर क्या हो जाएगा ऑक्टेट से कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा वहां पे। और अगर कुछ और इलेक्ट्रॉन वहां आ जाएंगे वहां पर भी क्या देखने को मिलेगा 8 से कम देखने को मिलेगा।
अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते बच्चों तो आगे के लिए हमारे पास आता है यहाँ से एक्सपेंडेड ऑक्टेट में कि सम मॉलिक्यूल्स विद एक्सटेंडेड ऑक्टेट SF6। अब SF6 में देखो तो 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है। देखो सल्फर के बारे में कितने होते हैं बच्चों, सल्फर के बाद चेक कर लेते हैं। सल्फर 16 में होता है 286। अब बताओ 16 में होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर SF6 बना रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं, SF6 बना रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन है तो 2 4 6 1 7, यहाँ पर फ्लोरीन है 2 4 6 1 7, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6 1 7, यहाँ भी फ्लोरीन आ गया बच्चों 2 4 6 1 7, यहाँ भी फ्लोरीन आ गया 2 4 6 1 7, यहाँ भी फ्लोरीन आ गया 2 4 6 1 7। तो 7 1 8 हो गया, 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ 7 1 8 हो जाएगा, इधर 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ सल्फर ने 6 6 के साथ कर लिया। अब इसके कारण से क्या हो जाता है, किसके पास सल्फर के पहले से 6 थे, 6 और शेयर कर लिया तो 6 6 कितना हो गया इसका 12 हो गया। तो 12 हो गया, यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम PCM5 की बात कर लेते हैं बच्चों, अगर PCM5 की बातें करते हैं, फास्फोरस 15 में होता है, 15 का कितना होता है 285 हो जाता है। तो 285 मतलब फास्फोरस के बारे में कितना हो गया 5 न्यूटन हो गया। अगर 5 न्यूटन हो गया, अब क्लोरीन तो बार बार हम बता रहे हैं क्लोरीन के बारे में कितना होता है 7 होता है, 17 में होता है तो 7 हो गया। तो यहाँ से 2 4 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 4 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 4 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ भी 2 4 6 1 7 हो जाएगा। अब बताओ 5 के साथ अगर ये शेयर करेगा तो 5 अपना था, 5 इसका शेयर कर लिया तो कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया। तो यहाँ से भी क्या हो गया एक्सपेंडेड ऑक्टेट आ गया, 10 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से अगर 8 से ज्यादा आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट आता है। तो आप देखो यहाँ पर PCM5 PF5 है, ऐसे ही तुम्हारे पास IF7, हाँ उसके बाद 14 न्यूटन हो जाएंगे। XeF2, XE के बाद में 8 होता है, 2 को से शेयर करेगा तो 10 हो जाएगा। XE के बाद में 8 है, 4 के साथ शेयर करेगा तो 8 4 12 हो जाएगा। XE के बाद में 8, XE इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस। अच्छा यहाँ पर तो एक चीज और समझ में आने वाली बात है कि इनर्ट गैस सर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, आप क्या करवा रहे हो, इनर्ट गैस से करवा रहे हो, क्या ऐसा एग्जिस्ट करेगा, जरूर करेगा, है ना, क्या करेगा जरूर करेगा। क्योंकि इनर्ट गैस क्या होता है ना बच्चों कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं कि हीलियम हो गया, यहाँ से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, जब टॉप से बॉटम आते हैं ना तो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है तो यौगिक का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो यौगिक अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है, किसके सामने, दो यौगिकों के सामने करता है, एक ऑक्सीजन और एक किसके सामने करता है, क्लोरीन के सामने, है ना। बाकी इसके सामने ये कभी क्या होता है, इसका मन नहीं बनाता, क्या ऑक्सीजन फ्लोरीन जैसे ही आता है इसके मोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और वहां से रिएक्शन करना शुरू कर लेता है ना। जेनॉन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ करेगा। तो देखो जेनॉन 8 हो गया, 6 और है तो 6 के साथ शेयर करेंगे बच्चों 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 8 है और 6 8 है और 4 इसने शेयर किया, 4 में शेयर होता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन के बाद में 6 है तो 2 2 को शेयर करता है तो 4 दूनी 8 और शेयर हो जाएंगे, तो 8 अपना था 8 और आ गया तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सबके स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है, हम सबके स्ट्रक्चर नहीं बनाए। ऐसे देखो H2SO4 है, यहाँ पे H2SO4 है तो सल्फर है। अब सल्फर देखो एक इसके साथ शेयर, जितने बॉन्ड है उतने कम हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बॉन्ड बना कैसे है, एक इसने दिया होगा एक इसने दिया होगा, तो शेयर पेयर इसमें अगर पूछेगा तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं 6 बन रहे हैं, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर आप और भी देखना चाहते हो, अगर चलिए अब एक फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, द चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द क्या होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इज आइसोलेटेड ऑफ फ्री स्टेट एंड नंबर इलेक्ट्रॉन असाइन्ड टू द वैसा स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी एटम्स है, अब एटम्स जब अपने साथ शेयर किया, हाँ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको पहले था, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को उसने शेयर कर लिया और कितने इलेक्ट्रॉन उसका बचा रह गया। उसके कारण से जब हम देखते हैं तो क्या नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया या नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन कम गया। नॉर्मल 6 थे उसके पास, क्या 6 से अगर 7 हो जाता शेयरिंग करने के कारण से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा,
और अगर किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब शेयर करने के समय पे कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि सिर्फ अगर 5 चाहिए था तो 3 और से तो 8 हो रहा था, लेकिन वहां 10 हो रहा था, 12 हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी बच्चों, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा वहां पे, वैसे कंडीशन में वहां पर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वैसे ही चार्ज को हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी फिक्स्ड एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन या सॉरी शेयर हुआ है उस इलेक्ट्रॉन के कारण से उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, उससे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे को हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। तो यही कहा था कि द फॉरवर्ड चार्ज, क्या क्या बच्चों, यहां से देखो क्या है कि द फॉरवर्ड चार्ज ऑफ एन एटम, एक एटम को इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या रहेगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक एटम के ऊपर जो चार्ज होगा या आयन, हाँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देना है, क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, जिस एटम पे निकालने जा रहे हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एंड आइसोलेटेड, जब वो फ्री होगा, जैसे ऑक्सीजन है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, ऑक्सीजन 8 में तो 2 और 6, अगर नाइट्रोजन है 7 में 2 और 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका 5, जब वो फ्री है तब की बात कर रहा है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज साइन टू दैट एटम ऑन द मूवी स्ट्रक्चर, और जब उसने क्या कर लिया, मूवी स्ट्रक्चर बना लिया है, तब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पास बचे हुए हैं, समझ में, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बचे हुए हैं, तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पे बच्चों कि पहले पहले कितना था, जब स्ट्रक्चर बनाया तब उसके पास कितना हुआ। तो अगर पहले जितना था और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका बढ़ गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब पहले जितना था फ्री में, अगर उससे घट गया तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इसके कारण से उस पे क्या होगा, उस एटम के ऊपर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस है, उस एटम या आयंस के ऊपर, मॉलिक्यूल्स या आयंस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके कारण से जो चार्ज आएगा उसे हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखो क्या है, सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, एक फ्री एटम के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी हमने सिखा दिया कि अगर एक एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्या कहे, आउटर मोस्ट शेल के में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जब वहां से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसमें से क्या कर दोगे कि माइनस कर दोगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया बच्चों, मतलब मोन पेयर हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मोन पेयर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जो नहीं बॉन्ड बनाया। तो क्या कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप क्या कर दीजिए कि जितना बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आप उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद क्या करता है कि आप वहां पर क्या करो, दैट इज मोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, उसको मोन पेयर भी कर सकते हैं, उसमें से फिर से माइनस कर देना बच्चों, किसको, जो 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उतना आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो देखो बच्चों क्या होगा, हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, तो फॉर्मल चार्ज इज कम टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मोल पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मोल पेयर, और माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर, 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर, या फिर टाइप कर सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड, हाँ नंबर ऑफ बॉन्ड, ऐसे कर सकते हो। चलो बच्चों अगर इसके हम याद रखते हैं तो ये फॉर्मूला चार्ज की फॉर्मूला आ जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला नहीं याद रखने है ना, अगर सब कुछ हम फॉर्मूला याद रखें, फिजिक्स केमिस्ट्री सब को फॉर्मूला याद रखें, कितना काम करें, छोटा सा दिमाग है ना। चलो लॉजिकली हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मूला कितना याद रखेंगे इसमें। चलो अगर हम यहाँ से बात करें तो हम ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड पे नहीं जा रहे हैं, हमें तरीका सीखना। कहता है एग्जांपल ऑफ फॉर्मूला चार्ज, अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल्स में जाए, ठीक है, अब ओजोन का एक मूवी स्ट्रक्चर ने बनाया। अब बताओ अगर मुझे इस एटम पे क्या करना है कि इस एटम के ऊपर हमको इस एटम पे बताना है कि सर कितने फॉर्मल चार्ज आएंगे, तो बताओ इसके ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 गया तो 2 6, बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना गया जो 6 आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन का इसका क्या किया है, कितने इलेक्ट्रॉन इसका क्या क्या बॉन्ड नहीं बनाया, तो 4 नहीं बॉन्ड बनाया, तो 6 - 4, कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड है, हाँ तो एक में 2 बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर
पेयर की बात किया बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 2 बॉन्ड पेयर है ना। अब अगर बॉन्ड की बात करें तो 2 इंटू बॉन्ड हो जाएंगे। अब ऐसा समझ मैडम कि सर 2 से 2 गया, 4 में से 1 गया, 4 1 5 हो गया, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब अगर कहते हैं बच्चों इसको बताओ, तो इसके पास बैलेंस बटा तो वही 6 है। कितने पेयर ने नहीं बनाया, एक ने नहीं बनाया। कितने बॉन्ड आए, पेयर आए बच्चों, 1 2 3 आ गया, तो -3/2 आ गया, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ सकता है। तो इस तरीके से हम वहां पर सिर्फ फॉर्मल चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों में देखते हैं कि यहाँ से क्या हुआ। पहला आइटम पे कितना क्या, इसके बैलेंस 6 है, 6 में से 4 ने शेयर नहीं किया, अब 2 है तो 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर की बात किया, बॉन्ड पेयर की बात किया था ना। अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितना गया, 2 4, ठीक है, यहाँ से 0 आ गया। अगर इसमें देखो इसका 6 है, कितने शेयर नहीं किया इसने, 2 नहीं शेयर किया इसने, तो 2 का दिन -1/2, कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 6 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अगर इसके पास निकालना बच्चों, टॉक्सिन का बाहर में कितना हो गया, 6 आ गया, शेयर कितने का नहीं किया इसने, 3 दूनी 6, तो 6 - 6 आ जाएगा। इसके पास 1/2 इंटू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ भी 0 आ गया बच्चों। सॉरी कितना है, अच्छा 1 माइनस हो गया ना, 6 में से 6 पहुंच गया, -1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1 -1 पहुंचा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पर से देखोगे तो यहाँ पर 1 पे आपका प्लस आया, 1 पे आपका माइनस आया, और 1 पे आपका 0 आ गया। तो ये इस तरीके से आप किसी भी एटम्स का क्या कर सकते हो, फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो। तो चलो हमने ओजोन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर देखे, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आप किसी पर भी देख सकते हो। चलो अगर आप रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है कि अल्टरनेट में कुछ होना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव सिग्नल नेगेटिव है, तो अल्टरनेट में अगर कोई चार्ज होता है, अल्टरनेट में अगर कोई डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो एक फिनोमेना होते हैं जिसे रेजोनेंस कहा जाता है। और रेजोनेंस हम डिटेल करके एक लेक्चर दे देंगे जिसमें हम रेजोनेंस के बारे में बातें करेंगे बच्चों। तो हम वहां से बातें करेंगे रेजोनेंस के बारे में, है ना। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड चला गया, इसके साथ चला गया। तो रेजोनेंस के कहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, इसके बीच में क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म। देखो क्या होता है, सिंपल सा ऐसे रेजोनेंस में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है बच्चों, चेंज कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को वहां से चेंज कर लेता है, तो कैसे चेंज करेगा, है ना। तो क्या करता कि इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। कहाँ होता है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है। चलो यहाँ से अब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हाँ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें रिपल्सन हो जाएगा, इसमें रिपल्सन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर टूट के आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएंगे। इससे अब क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ है नहीं। देखो पहला एक और स्ट्रक्चर लेके समझाते हैं, ये तो ठीक है, इसमें आसान हो जाता है। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे CO3 पे -2 हो गया, CO3 पे -2 हो गया। आप रेजोनेंस को आपको एक सिंपल सा तरीका सिखाते हैं, क्या करना, जहां पाई बनती है वहां से करना 1 2 3। अब देखो यहाँ से क्या हो गया कि जब 1 2 3 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पर निकल लेना और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देना। अब यहाँ पर देखा एक O नेगेटिव हो गया, फिर आप करो 1 2 3, आप यहाँ से देखो क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, तो ए नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो रेजोनेंस में क्या होता है, अल्टरनेट वाला पोजीशन को चेंज कर देना होता है। तो अगर इस पे नेगेटिव है तो आप वहां नेगेटिव कर दीजिए, उसका डबल बॉन्ड को यहाँ कर दीजिए, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस बहुत डिटेल टॉपिक है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट सिर्फ समझना है, उतना ज्यादा यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करनी है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो हम एक जस्ट इसके ऊपर हमें क्या बहुत डिटेल में बात करनी है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस आपके पास क्या होगा कि एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर का आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करती है। इससे फॉर्मल चार्ज का मुझे पता चल जाता है ना। क्या होता है, फॉर्मल चार्ज के कारण से इलेक्ट्रॉन की यहां से ट्रांसफर हो जाती है। चलो देख लेते हैं, यहाँ से एनर्जी में सस्टेबल होता है, क्योंकि तुम्हारे पास रेजोनेंस से कम एनर्जी होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, और हाइब्रिड में कम एनर्जी होने के कारण से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो केमिस्ट्री का एक रूम ही है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, स्टेबिलिटी की। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का, तब एनर्जी लॉस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। इससे जब हाइब्रिड में बनता तो उस समय पर कुछ ना कुछ एनर्जी को इसने क्या करना होता है, लॉस करेगा, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर, हाई एनर्जी से जब लो एनर्जी पर आएगा तो एनर्जी का तो लॉस होगा ना, और लॉस होगा तो उस एनर्जी को बोलेंगे रेजोनेंस
एनर्जी बनेगा। ऐसे भी हमने CO3 पे -2 का बनाया था, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, और वहां से क्या करेंगे, वहां से हम बना सकते हैं। अब तो इसमें क्या है कि आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कार्बन का, कार्बन के बाद में 4 होता है, एक भी बचा हुआ नहीं, सबने सब बॉन्ड बना लिया, तो माइनस कितना होगा 1/2 गुने 4 को कितना हो गया 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कितना आ जाएगा 4 - 4 0 आ गया सर। तो यहाँ से फॉर्मल चार्ज आ गया। अगर यहाँ से फॉर्मल चार्ज आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे कर रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे कर रहा है मतलब इस ऑक्सीजन पे कर रहा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 -4 को नहीं बॉन्ड बनाया, -4 अपन क्या को बॉन्ड बनाया 2 को बनाया, तो -1/2 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 बॉन्ड है तो 2 में 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो इसका बॉन्ड मतलब फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर सिंगम के लिए कह दे तो सिंगम बॉन्डेड के यहाँ पर आपने लीजिए, आपके पास कितना कार्बन हो गया, कितना हो गया 6, और 6 में कितना क्या 6 - 6 और क्या हो जाएगा आपके पास कि -1/2 और एक बॉन्ड में क्या मतलब होता है 2, यहाँ से 2 से कर दो तो 2 से 2 कट गया, 6 में से 6 गया 0 और 1 बच गया तो -1 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो कुछ है नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखना है, जिस भी एटम का करे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितना उसको डॉट दिख रहा है वहां पे दिख रहा है उतना उसको माइनस कर देना है। माइनस क्या करना है 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, है ना, जितना बॉन्ड रहेगा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप बॉन्ड काउंट करना उससे हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। NO2 पे माइनस ऐसे ही नाइट्रेट आयन आप यहाँ से फॉर्मूला 4 निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन एटम का निकालो, नाइट्रोजन के बाद में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, -2 को क्या किया इसने बॉन्ड नहीं बनाया है, 1 2 3 3 को बॉन्ड है तो -1/2 इंटू 6 हो जाएगा, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 1/2 इंटू 6 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कितना आ जाएगा 3 -3 -2 -5 आ गया, 5 -5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फॉर्मल 4 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्डेड की बात करें तो 6 माइनस कितना हो जाएगा इसमें 4 और -1/2 गुणे 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6 - 6 0 आ जाएंगे, क्योंकि 4 यहाँ से काटोगे तो 2 दूनी 4 4 -2 -4 -2 -6 आ जाएगा, तो 6 - 6 यहाँ पर 0 आ जाएगा। वैसे ऑक्सीजन एटम पे बात करोगे तो वहां सिंगल वाले के पास कितना हो गया 6 -6 हो गया, तो 6 - 6 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 0 हो जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से हमने 2-3 क्वेश्चन करके दिखाया है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकाल करके दिखा दिया आपको, है ना, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। चलो बच्चों MCQ आ गया, आप क्वेश्चन पढ़े, हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस इन PF5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना फास्फोरस का कितना होता है 5 10 8 15, बताओ 5 इसके पास अपने खुद था, 5 इसने शेयर कर लिया तो कितना हो गया 5 5 10 हो गया, 5 अपना था 5 शेयर किया इसने। चलो आगे देखते हैं, कहता नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर इन H2SO4 मॉलिक्यूल। अब H2SO4 में देखो 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 6 बॉन्ड बनाता, तो 6 6 12 बनाए थे हमने, 6 बनाए थे। चलो आगे देखते हैं, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन एटम में NO2 नाइट्राइक है, NO2 पे एक माइनस कर रहा है। अब बताओ नाइट्रोजन NO2 पे एक माइनस अभी हमने बनाया था, है ना, किस पे नाइट्रोजन पे निकालना है। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर बनाओगे बच्चों, अगर तुम्हें की जरूरत ऐसे बनोगे तो देखो यहाँ से देखो ऐसा NO2 हो गया, ऑक्सीजन पे एक माइनस कहने मतलब देखो इसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों NO2 पे एक माइनस आ गया, यहाँ नाइट्रोजन के बारे में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 2 माइनस 1/2 गुने 6, क्यों 3 बॉन्ड है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -3 -2 -5 5 -5 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना, हम करवा तो रहे हैं बट आप पॉज करके क्वेश्चन लगाइएगा ज्यादा फायदा करेगा, यहाँ पर पॉज बना जाएगा। चलो देखिए कैसे आ रहा है बच्चों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद में कितना NH4 बना रहे हैं, तो NH4 बना रहे हैं इस टाइप का, ठीक है। अब इस पे एक पॉजिटिव आ गया, अब बताइए इसके बाद में 5 होता है, 5 में से एक चला गया तो 4 बचा, हाँ ना, कितना बचा 4,
पॉजिटिव आ जाए तो एक माइनस कर देना है, पॉजिटिव आ जाएगा तो एक माइनस कर देना, क्योंकि वो लॉस कर रहा है। तो 5 में से एक 4 चला गया तो 4 बच गया, माइनस कर देना बच्चों 1/2। जो 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 दूनी 8 आ गया, तो 4 ये भी गया, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। सॉरी, अच्छा एक माइनस है, एक प्लस तो माइनस है ना, तो ऐसे करूंगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0। अगर इसको माइनस नहीं करते तो 5 माइनस कितना हो गया, 1/2 और इंटू कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो 4 कर गया, 5 माइनस 4 गया, 5 1 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर। अभी तक हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड, अभी तक हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर हम यहां से देखते हैं आयनिक बॉन्ड, तो हम अब देखेंगे हम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर फॉर्मेट होता है। इसमें हमने क्या किया, शेयर किया, यहाँ पर हमने क्या किया, शेयर किया। अब यहाँ से शेयर के साथ साथ हम यहाँ पर कह रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफर। अब किसी ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया किसी और, भाई मुझे 8 पूरा हो रहा है, 8 पूरा होने के लिए हमें कुछ भी चेक करना पड़ेगा। तो जब 8 पूरा होने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, गेन करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा शेयर कर रहा था, यहाँ पर क्या था, नहीं ट्रांसफर करेंगे, तो करो ट्रांसफर। हाँ ना, NaF बनाना है, NaCl बनाना है, CaCl2, अब MgO CaS2 CaS Na2S etc। अब यहाँ पर देखना बच्चों सब थोड़ा सा कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाने का जो कंडीशन होनी चाहिए, आयनिक बॉन्ड बनाने की जो कंडीशन होनी चाहिए, ये आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या होती है ये समझना। सबसे पहले इसका, जैसे हमने कोवैलेंट का कंडीशन पढ़ा था, इसका भी कंडीशन रहेगा। आयनिक बॉन्ड का जो कंडीशन होता है बच्चों, वो होता है क्या, कि सबसे पहले वो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई आसान से लॉस कर दे। और दूसरा क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, लॉस किया, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींचने की क्षमता होनी चाहिए। तो एक लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और एक हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इस कारण से कोई एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा उसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इसमें कंप्लीट, एक ने दिया और दूसरे ने गेन कर लिया, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर बनता बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखना, देखो यहाँ से सोडियम, यहाँ से देखो पहले, यहाँ से देखो सोडियम है, इसके पास 2, अंदर वाले में 2 है, बाहर में 8 है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और ये देता है, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और अपोजिट चार्ज डेवलप होने के कारण से, अपोजिट चार्ज डेवलप होने के कारण से उसके बीच में अट्रैक्शन आ जाते हैं, है ना। तो अट्रैक्शन आ जाता है, तो अट्रैक्शन के कारण से वो क्या होने लगता है, कंबाइन होने लगता है। तो देखो यहाँ से क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया और इसके बीच में चार्ज आया, और चार्ज के कारण से क्या हो गया, उसके बीच में अट्रैक्शन आ गया, और अट्रैक्शन आ जाने के कारण से ये दो सब क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ऑक्टेट पूरा करने के बाद इसकी स्टेबिलिटी आ गई। तो ऑक्टेट करने के लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर किया जा रहा है। और कंप्लीट ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड बनते हैं, इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या इसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पर सोडियम है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास है ना ट्रांसफर किया, तो सोडियम पे पॉजिटिव आया और क्लोरीन पे क्या आया, नेगेटिव आया। इससे क्या बना, ऐसे कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ट्रांसफर करेगा, एक इस क्लोरीन को देगा, एक इस क्लोरीन को देगा। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का कोई एटम लॉस करता है उसके ऊपर उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों, तो वहां पर क्या होगा कि क्लोरीन पे एक माइनस आ जाएगा, और क्लोरीन पर माइनस आ जाने के कारण से यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाएगा CaCl2। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या करता है, वो प्राइमरी डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो द इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कौन आता है, जिसके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को आसान से लॉस कर देता है, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देर से लॉस करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये आसान से जो लॉस करे वो आ जाएंगे। अब कहता है Mg जो है मेटल है, अगर कोई मेटल है
मीडियम को देखो तभी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। कोई भी एटम, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की हम डेफिनेशन पढ़े तो कहा जाता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर मान लो ये मीडियम है, इस मीडियम में सभी का सभी सॉलिड फॉर्म में, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसको हीट करेंगे, इसके बॉन्ड टूटेंगे, सारे एटम फ्री हो जाएगा, और जब एटम फ्री हो जाएगा तब उससे क्या होगा कि जब वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, एटम के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, मोह माया सब खत्म हो जाएगा, तो एटम फ्री हो जाएगा। और एटम जब फ्री होगा तो वो गैसियस फॉर्म में होगा, और उसके इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे तब वो पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा, है ना। तो वहां से जब पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा तब जाके वहां से क्या कहा जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, और उससे कहां से वहां पर क्या हुआ, एक एनर्जी डेवलप हुआ, उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना जो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक होता है, उसे एनर्जी देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले न्यूट्रॉन में जो एनर्जी है और चार्ज बनने के बाद जो एनर्जी आएगा उसकी एनर्जी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कहां से, अब तुम्हारे पास दूसरा है कि कोई नॉन मेटल है जिसको एक्स से लिख रहे हैं, अब उसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। दूसरा हमने कहा कि एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी एफिनिटी ज्यादा हो, तो एफिनिटी किसका ज्यादा होता है, एफिनिटी ज्यादा होता है नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, एक्सेप्ट करने का, और नॉन मेटल एक्सेप्ट करके उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, यहाँ पर भी एनर्जी का डिफरेंसेस आ जाएंगे, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा बच्चों तभी जाकर उसके बीच में आयनिक बॉन्ड वहां से बन सकता है। तो क्या कहता है कि सर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स आर फेवर्ड बिटवीन मेटल्स of group 1 and 2 lowest ionization enthalpy and non-metals of group क्या होगा 16 and 17 highest electron gain enthalpy। क्या होता है कि जब हमारे पास कोई आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो वहां पर जो फेवर करता है मेटल करता है 1 और 2, वहां 1 और ग्रुप 2 जो होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। इसका आंसर एंड नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप क्या होगा 16 और 17 जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। 17 में कौन आता है, 17 में आता है फ्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन आते हैं बच्चों, और हाइड्रोजन में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन फैमिली की अगर बात होती है तो हाइड्रोजन फैमिली में जो आएंगे ग्रुप नंबर 1, देखोगे अगर पहले 1 और 2 की बात करेंगे, 1 में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ पर हो गया फ्रांसियम। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन क्या करता है कि कभी मेटल्स कभी नॉन मेटल्स ऐसे कंडीशंस में आ जाते हैं तो आएगा, है ना। अगर हम यहाँ से बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और क्या बात करते हैं बच्चों, रेडियम। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये सारे एलिमेंट्स जो आएंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हो जाएगा। यहाँ ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, एमोनियम और फ्लोरीन होगा। अगर ग्रुप 17 की बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन हो जाते हैं। अब यहाँ से देखोगे बच्चों जब ये सारे एलिमेंट्स आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है, पकड़ के रखने की क्षमता होती है ना। इसमें भी देखो कि फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन से पता है तुम्हें। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सोडियम ये सबका होता है। तो यहाँ पर एफिनिटी आपका क्या होगा, जितना ज्यादा रहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। और ये सब एलिमेंट का क्या होता है, ये सब एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। और यहाँ पर अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता आसान से होगा, तो ये आसान से इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये आसान से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इसके कारण से क्या होगा, दोनों में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे, और कंप्लीट ट्रांसफर होने के कारण से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से याद रखना कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल्स होना चाहिए। जबकि हमने कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि मेरे पास क्या चाहिए, नॉन मेटल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बातें अगर हम कर दें तो इलेक्ट्रॉन गेन, ये तो हमने कह दिया कि क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। जो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं बच्चों तो वो मेरे पास एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सबका सब एंडोथर्मिक होता है। अब इसे ये भी पूछना था क्यों ऐसा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेता कोई एटम, अब मान लो कोई एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब मान लो कोई एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते समय जब तुम किसी से कुछ लेते हो तो तुम्हारे पास जब तुम लेते हो तो कुछ तो क्या करोगे, डाउन रख के रहोगे, मतलब अपनी एनर्जी को लॉस करके रखोगे। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर निगेटिव आ जाता है, लेकिन जब वो एक बार निगेटिव बन गया अब उसके ऊपर और भी इलेक्ट्रॉन लेना है,
तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। अब बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन उसमें जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको एनर्जी दे देंगे। क्या दे देंगे? इसको एनर्जी दे देंगे। और जब बच्चों इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तब जाकर के क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोचो कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन में वो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिए तो उसने एनर्जी लॉस करके ले लिया। अब एक बार उसको पता हो गया वो नेगेटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन के कारण से बच्चों दूसरा से जितने भी इंडोथर्मिक जितना भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी पे आएगा उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो इंडोथर्मिक हो जाएगा। और पहला जो होता है वो क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक होता है। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है बच्चों उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको हमेशा एनर्जी देना पड़ता है। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, बट इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी जो होता है फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। यही बात हमने भी बोला। कहता आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट विथ, हमने अभी बोला था मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोले थे? मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एट एलिमेंट्स विद हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा और जिसके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेंगे। अब ऐसा नहीं कि हर बार मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। हमने बोला था कि सर कहीं कहीं पर मेटल क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था AmCl3, वहां पे क्या होता था? मेटल जो एल्युमिनियम था वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बना रहा था। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो मेटल नॉन मेटल से हमेशा क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा आयनिक। ये जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली जिसके आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, एफिनिटी ज्यादा होगा, उसके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? आयोनाइजेशन आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कैसे बनाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा हमने कोवैलेंट बॉन्ड का कंडीशन समझ लिया था कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। चलिए आगे आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग, है ना। धीरे 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 क्या होंगे? सारी चीजें को हम सीखते चले जाएंगे। चलिए बच्चों आगे कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी एक होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि चार्जेज आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम चार्जेज डिफरेंस को समझ पाते हैं एटम के अंदर। तो जब चार्जेज डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा बच्चों उतना तुम्हारे पास क्या होंगे? उसके पास आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आ जाएगा। कहता since the complete transfer of an electron from nearest electronegative atom is required for the formation of ionic bond। अब अगर देखोगे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंडीशन होता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना है। किसको खींचना? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना है। अगर मान लिया जाए किसी के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड बना, ए और बी, ए ने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन बी को, ए ने ट्रांसफर किया बी को, इसके बीच में बॉन्ड है। अभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बी अपने तरफ खींच रहा है। बी कहाँ खींच रहा है? अपने तरफ खींच रहा है। तो बी जब अपने तरफ खींचेगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? किसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी नेगेटिविटी कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। कहता सिंस कंप्लीट transfer of an electron from a less electronegative atom is required for the formation of ionic bond। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है ताकि वहां पर क्या कर सके? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके। तो हमने कहा कंडीशन याद रखना, हमने कहा क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, एफिनिटी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, एफिनिटी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और हमारे पास क्या बोले कि सर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा उसकी नेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वैसी सिचुएशन में बच्चों क्या होगा? वहां पर जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहा जाएगा। और ऐसे चीजें हम कई रूम्स यहाँ पर आगे जाके पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे कोवैलेंट बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को पहचान पाएंगे। अभी तक हमने ये चीजें पहचाना है। चलो बच्चों यहाँ से कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये तो हमने यहाँ से बात कर लिया कि क्या होगा कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड मस्ट आल्सो बी एप्रिशिएबल हाई, है ना। अब कहता है नाइट्रिक एंथैल्पी। ये क्या होता है? हाई नाइट्रिक एंथैल्पी लीड टू द ग्रेट स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है बच्चों? अब ये समझना सर नाइट्रिक, व्हाट इज नाइट्रिक? व्हाट इज नाइट्रिक? नाइट्रिक क्या होता है ना? नाइट्रिक क्या होता है? कुछ नहीं है। हमने मानो NaCl कंपाउंड बनाया, क्या NaCl एक ही है क्या? नहीं। अगर तुम 1 ग्राम भी NaCl लेते हो तो मोम पर हो ना, मोम बराबर क्या होता है?
मोर गिवन वेट बाय मोल मास, अगर 1 ग्राम लिया तो NaCl का मोल मास कितना हो जाता है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो हो जाएगा 58.5। अब सोचो 1/58.5 आएगा बच्चों, इनटू क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6 × 10⁻23। अब सोचो इसके पास अगर सॉल्व भी करते हैं तो 10⁻20 के आसपास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। तो सोचो नंबर ऑफ एटम्स की संख्या या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या काफी ज्यादा है। अब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगा बच्चों, वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे सिचुएशन में होगा कि अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है तो अपने चारों तरफ से, छह तरफ से कर सकते हो, अगर 3D फिगर इमेजिन कर पाते हो तो, है ना। 3D इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, 4 दीवारें होगा, एक ऊपर एक नीचे, अगर बीच में अगर कोई एटम्स है तो छह तरफ से क्या होता है, उसको निगेटिव खींचना चाहता है ना। अगर जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, अगर तुम्हारे क्लास में कोई हैंडसम लड़का हो, सभी जगह सभी गर्ल्स क्या करती है, उसके पीछे लगी होती है, ऐसा मत करना, है ना। क्या होता है, अगर देखोगे यहां से क्या होगा, अब वैसे ही सोचो अगर नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज के चार्ज उसे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को घेर करके रखेगा, है ना। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को घेर करके रखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, कि अगर पॉजिटिव को नेगेटिव घेरा, नेगेटिव को पॉजिटिव घेरा, तो इस तरीके से क्या होगा कि सब ये जब जुड़ते हैं तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। किसकी तरह बना लेता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और जब ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, तो वहां पर क्या बन जाते हैं, वहां पर लैटिस बन जाते हैं। इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, लैटिस कह देते हैं। तो यहाँ पर से क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोल देते हैं। यहाँ से आपका लैटिस तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, लैटिस। तो समझ में आ गया आपका लैटिस। अब ये जब लैटिस बनता है, सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उसके पास एनर्जी भर भर के पड़ा हुआ है। अब वो जब जुड़ा जुड़ा तो स्टेबिलिटी में आया, स्टेबिलिटी में आया तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जब अपनी एनर्जी को लॉस करेगा बच्चों, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वैसे सिचुएशन में वहां से कुछ एनर्जी लॉस होगी, उसे इंथैल्पी कह देंगे। उसी इंथैल्पी को बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसे, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। तो समझ में आ गया कि क्या होता है कि जब हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होती है, उस चार्जेज के पास सराउंडेड होते हैं, बहुत से आइटम्स जुड़ जाते हैं, और वो जो जुड़ता है वो किसकी तरह जुड़ता है, नेटवर्क जैसा जुड़ जाता है, बहुत लंबे चौड़े बन जाते हैं। तुम जो एक शुगर एक नमक की दाना देखते हो, उसमें 10⁻20 सोडियम और क्लोरीन होते हैं। तो सोचो वो सभी जब एक साथ जुड़ेंगे तो पूरा का पूरा एक जाम बना देगा, नेटवर्क बना देगा। और वो जब जाम बनेगा बच्चों, तो वहां से क्या हो जाएगा आपका, वहां से आपको लैटिस कहा जाएगा। लेकिन जब वो जाम बनाती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ता है तो एनर्जी घटेगा। हमेशा याद रखना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी बढ़ा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी घटेगा। और अगर एनर्जी घटा बच्चों, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज आएंगे, उसे हम बोलते हैं, उसी एंथैल्पी को बोलते हैं क्या, लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसे, लैटिस एंथैल्पी। तो समझ में आया, जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना यहाँ से। चलो क्या कहता है लैटिस एंथैल्पी, समझो। लैटिस एंथैल्पी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ एन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड तो जब भी एक नेटवर्क जैसा जुड़ेगा, सभी एटम क्लोज आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हुआ बच्चों, तो वैसे कंडीशंस में वो क्या हो जाएंगे, वैसे कंडीशंस में वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। तो जनरली मेरे पास जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है लैटिस करंट, फॉर एग्जांपल अब देखो आपके पास ये क्यूब फॉर्म में है ना, जो हमने एक बार कोहेरेंट में कहा था क्यूब का फॉर्म है। अब यहाँ पर मान लो कि मेरा रेड वाला सोडियम है, रेड वाला सोडियम, रेड वाला खतरे की निशानी, है ना, खतरे की निशानी यहाँ पर कौन है, सोडियम। खतरे की निशानी के पास जो होते हैं, यहाँ से क्या हो गया, ये सोडियम हो गया बच्चों। अब ये सोडियम, अब इसके पास देखो, इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। तो बताओ एक सोडियम क्या किया, इस सोडियम को छह तरफ से क्या किया, क्लोरीन ने घेर लिया। ऐसे सोचो बच्चों बच्चों बच्चों, किसी क्लोरीन को घेर लेंगे, इस क्लोरीन को देखो, इस क्लोरीन को देखोगे, इस क्लोरीन बहन को देखोगे, इस क्लोरीन बहन को क्या,
इस कुमरीन भ्रम को देखोगे तो इस कुमरीन भ्रम में क्या हुआ कि इस कुमरीन के साथ क्या हुआ, इधर सोडियम इधर सोडियम इधर सोडियम इधर सोडियम, ऊपर सोडियम नीचे सोडियम। तो बताओ एक कुमरीन को क्या कर गया, छह ने अटैच कर गया। अब सोचो क्या इसके छह जुड़ा, ऐसा ही सोडियम के साथ छह जुड़ा, तो क्या पूरा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जब बनेगा तो ये पूरा का पूरा कमर शेप में था। जब सॉलिड शेप में पढ़ेंगे तो हेक्सागोनल पढ़ेंगे, क्यूबकम कम्पोज पैकिंग पढ़ेंगे, ऐसे सॉलिड क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना बच्चों को, ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, नाइटिस। क्या कहा जाएगा, नाइटिस, है ना। अब ये जो नाइटिस बनाया यहाँ से, इस नाइटिस के अंदर हमें क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वहां से एनर्जी लॉस होगा। स्टेबिलिटी ऐसे थोड़ी मिल जाता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एनर्जी लॉस करते हैं, तब जाकर के क्या मिलता है, उसको स्टेबिलिटी मिलता है। अब स्टेबिलिटी मिलने के कारण से वहां पर क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी मिलने के कारण से वहां पर एंथैल्पी जनरेट हो रहा है, एनर्जी का लॉस होता है और एंथैल्पी जनरेट होता है। कहता है एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये जो तुम्हारे क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में आते हैं, वो दाने दाने जैसा बन जाता है, वो क्या करेगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो आयन रही अभी तो बताया हमने। अब जब सब आपस में जुड़ गया, उसके अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हो गए, तो सिंपल सी बॉन्ड है, अगर उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो तोड़ने में तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बर्निंग पॉइंट क्या होता है, कोवेलेंट के बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। सॉल्वेबल इन क्रोमस फॉर्म में। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, क्या होता है, हम एक अच्छी बोलते हैं माइक डिजोंग माइक, माइक डिजोंग माइक, माइक डिजोंग माइक। ये नेचर में भी अपने पास रखना, जैसा आदमी उसके साथ वैसा ही करना है। माइक डिजोंग माइक, अगर कोई तुमसे अच्छे से पेश आए तो तुम्हें अच्छे से पेश आना है, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम्हारे उसके साथ गलत करना है। यही है माइक डिजोंग माइक। ये सिर्फ आदमी में नहीं, सब में काम करता है। ऐसा ही कंपाउंड होता है। अगर कंपाउंड के पास मानो कि Na+ और Cl- आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो ये भी सॉल्यूबल उसी में होगा बच्चों जिसमें होमर रहेगा, मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। अगर जिसके पास क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया तुम्हारा, अगर किसी के पास मान लो Na+ और Cl- है, बट यहाँ पर नॉन क्रोमर आ गया, तो कहता भाई हम तेरे साथ मिलेंगे नहीं। क्या होगा, माइक डिजोंग माइक, जैसा है उसके साथ वैसा ही करना है, जैसा उसके साथ वैसा। अगर आयनिक कंपाउंड है तो क्रोमर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजोंग हो जाएगा। अगर आयनिक नहीं है, मतलब आयनिक है और नॉन क्रोमर सॉल्वेंट में क्या रहा है, तो वहां पर डिजोंग नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। समझ यहाँ से, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माउंटेन एंड एक्वासॉन्स। यहाँ से देखोगे आपके 12th बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये से नॉर्मल में भी पूछा जाता है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, अगर सॉलिड स्टेट में है तो सिंपल सी बात है कि Na+Cl- के साथ जुड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो चार्ज है नहीं, अब चार्ज है नहीं तो वहां से क्या होगा, करंट ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है माउंटेन स्टेट में का, तो जैसे इसको माउंटेन स्टेट में क्या होगे, यहाँ से टूट जाएगा Na++ क्या हो जाएगा, Cl-। जब Na++ आएंगे आयंस के फॉर्म में आ जाएंगे, तो इस आयंस के कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगा। अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो एक्वस सोल्यूशन कहने का मतलब है आप इसको पानी में डाल के तोड़ लेते हो, तो यहाँ से जब टूटेगा बच्चों, तो यहाँ से भी बन जाएगा Na++ क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। तो जब Na++ यहाँ से Cl- बनेंगे, आयंस यहाँ पर फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयंस यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो जब आयंस यहाँ पर फ्री हो जाएंगे तो करंट पास होने लगेगा। तो याद रखना कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाता है, लेकिन जब वो माउंटेन मतलब पिघला हुआ, क्या सर आयनिक कंपाउंड अभी तो बताया मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हमने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ऐसा नहीं कि मेल्ट नहीं करेगा वो, है ना। हाई होता है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बट मेल्ट तो कर ही देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जब वो माउंटेन स्टेट में उसको पिघला दे, या फिर हमारे पास क्या होगा कि उसको वाटर में डाल करके तोड़ दे, तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयंस के रूप में कन्वर्ट होने के कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, है ना। चलो आगे देखो, एक कहता है आयनिक रिएक्शन और फास्ट। अब देखो आयन से तो क्या हो जाएगा, आसान से डिजॉल्व हो जाएगा। जब आयन से तो आसान से डिजॉल्व होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये उसके जो रिएक्शन होंगे बहुत फास्ट हो जाएंगे। डॉट नॉट एग्जिबिट आइसोमर्स। आइसोमर जानते हो किसका होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब ये तब बनता है जब कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे इसको, आइसोमरिज्म की पार्ट देखोगे। वो ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक में नहीं आता है, इनऑर्गेनिक में आता है। जब कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं, हमने भी बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, बनने का सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट है, बाकी सारा प्रोसेस का क्या होता है, मतलब सारा प्रॉपर्टी सेम होता है। तो बनने का प्रोसेस डिफरेंट है बट प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो वैसे में वो क्या करता है, आइसोमर बनाता है। आइसोमर उसको कहते हैं बच्चों जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर उसका क्या रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आगे। अब आप यहाँ से क्वेश्चन लगाओ, है ना। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि भाई NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं कि ये आपस में जब जुड़े होते हैं सारे आयंस न्यूट्रल हो जाता है, आयंस न्यूट्रल होने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती है। समझ इसका है कि इन द सॉलिड स्टेट NaCl आर नॉट फ्री, नहीं फ्री है, इस कारण से क्या हो जाएंगे, कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई AgNO3 gives as white precipitate with NaCl but not cesium-4। देखो NaCl क्या हो गया, पोमर हो गया, AgNO3 भी क्या हो गया, पोमर हो गया। अब ये आयनिक और पोमर होने के कारण से आयनिक आयनिक के बीच में होता है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। अब आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है बच्चों, उसके कारण से तुम्हारे पास क्या हो जाता है कि अगर हम यहाँ से NaCl देखोगे, यहाँ से NaCl प्लस AgNO3 डालेंगे तो इसका रिएक्शन हो जाएगा और बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसके बीच में आयन था। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे ये मेटल है, इसका पॉजिटिव, ये मेटल है तो नेगेटिव बनेगा। यहाँ भी मेटल है तो पॉजिटिव, यहाँ नहीं। जहां पर देखा अपोजिट चार्ज जोड़ दो इसको, हाँ अपोजिट चार्ज जोड़ दो इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको अपोजिट चार्ज यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अगर अटैच हो गया तो रिएक्शन हो जाएगा। अब यही AgCl जो होता है भाई PPT बनाता है, क्या बनाता है, यहाँ से भाई PPT बनाता है। लेकिन बच्चों अगर आपके साथ NaCl है और इसके साथ जब Cesium-4 को हम ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड करें Cesium-4, Cesium-4 इज ए नॉन पोमर। Cesium-4 क्या होता है तुम्हारे पास, नॉन पोमर था। और अभी तो हमने बोला था ना लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर आयनिक है तो पोमर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोमर के पास पूछेगा भी नहीं इसको। जब नहीं पूछेगा तो इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा, और जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो फिर क्या बनेगा भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन MCQ आ जाती है। ये कंसेप्चुअल था जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसके अंदर था। द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, क्यों आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी वाला, तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रिक एंथैल्पी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से मतलब नहीं है, यहाँ पर किससे मतलब है, नाइट्रिक एंथैल्पी। जहां पर हाई होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए नाइट्रिक एनर्जी की चेक करते हैं। चलो बच्चों आगे की बात अगर हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयनिक सॉलिड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो हमने बताया ना इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पुअर इसमें होता है क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं कंडक्ट कर पाते क्योंकि उसका आयन फ्री नहीं बनते हैं। आयन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी गलत है। साथ ऑन द आयन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बट इसके कारण से नहीं होता। आयन ऑक्युपाई फिक्स्ड पोजीशन इन सॉलिड स्टेट, ये भी सही है। आयंस हैव यूनिफॉर्म फिल्म इन्फ्लुएंस अराउंड देम, ये होगा। इसमें क्या होगा, सभी अपने पोजीशन पे क्या रहेंगे, सॉलिड में फिक्स रहेंगे, वो इधर उधर जाता नहीं है, जाता नहीं तो आयनिक की मोबिलिटी नहीं हो पाएगा, आयंस फ्री घूम नहीं पाएंगे। और जब तक आयंस फ्री घूमेंगे नहीं तब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए क्या चाहिए, आयंस को फ्री होना चाहिए था। चलो जो अगला क्वेश्चन है, मेनी आयनिक क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज, क्योंकि वो आयंस के रूप में टूट जाता है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, नहीं वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, पोमस सॉल्वेंट होता है। वाटर इज हाई बर्निंग लिक्विड व्हिच हैज नो टेस्ट एंड नो ऑर्डर। इसको समझने का मतलब है द प्रोसेस इज accompanied by the positive heat of solution. Water decreases the inter-ionic attraction in the crystal like this due to the formation. यही होगा, वाटर क्या करेगा, इसके जो क्रिस्टल है उसको बीच का तोड़ देगा, आयंस को ब्रेक करके, जिसके कारण से क्या होगा, उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्सेस कमेंगे। अब दो आयन के बीच में क्या हो जाएगा, वाटर घुस जाएगा। वाटर घुस जाएगा तो उसके बीच का अट्रैक्शन कम जाएगा, अट्रैक्शन कमेगा तो जो NaCl का मॉलिक्यूल से वो ब्रेक हो जाएगा और वो आसान से डिसॉल्व हो जाएगा। बस यही हमारा है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, इस पे काम कर जाएगा आपका। अगली क्वेश्चन है आपके पास, आयनिक बॉन्ड इज फेवरेबल बिटवीन एटम्स X एंड Y। अभी तो बोले थे जिसके पास आयनेशन एनर्जी कम होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। तो X मोर आयनेशन एनर्जी, Y मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं ये गलत है। X हाई, ये भी गलत है, हाई नहीं, मोर आयनेशन एनर्जी होना चाहिए था। और इसके बाद अगला क्या है, X मोर आयनेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी, ये सही है ना। X हाई इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। तो आपको X क्या मतलब आयनेशन एनर्जी का होना चाहिए था कम, तो दो को तो हाई बना तो B और D ऐसे गायब हो गया। अब यहाँ पर मोर बनाने की बात करना, A और B। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफिनिटी हाई होना चाहिए था, तो यहाँ पर एफिनिटी लो है, यहाँ पर हाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सीजियम एंड क्लोरीन इज। सीजियम इज ए मेटल्स, है ना। सीजियम क्या होता है, मेटल्स होता है। कौन से ग्रुप में होता है,
तो आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मतलब फर्स्ट ग्रुप में है। आयनिक एनर्जी उसका बहुत कम है और वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा बच्चों। क्लोरीन नॉन मेटल से मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, डेटिव बॉन्ड नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। किसका नाम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो चलिए इसका आगे डेटिव बॉन्ड है, यहाँ से ऑफ देने होंगे, यहाँ से क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड हो जाएंगे। चलिए बच्चों आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। चलो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात हम करें तो लाइटिस एनर्जी इन द सिस्टम आपने अभी पढ़ा, लाइटिस एनर्जी रिलीज व्हेन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गैसेस, जब ये आपस में जुड़ते हैं, है ना। कहता आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एनर्जी, लाइटिस एनर्जी। क्या होता है, एक मोल आयंस को आपस में जुड़ करके लाइटिस बनने में जितनी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, उसे हम बोलते हैं, या जितनी एनर्जी रिलीज कर देता है उसे बोलते हैं लाइटिस एनर्जी। तो एक मोल आयंस जब आपस में जुड़ करके लाइटिस बनाए और उस लाइटिस मात्रा में जितनी एनर्जी का रिलीज कर दे वो क्या कहा जाएगा, लाइटिस एनर्जी कहा जाएगा। आयनिक कंपाउंड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी 3 डायमेंशनल एलिमेंट ऑफ कैटायन एंड आयन। अभी हमने बताया था आपको, क्यूब का स्ट्रक्चर दिखाया था जहां पर वो 3 डायमेंशनल बने थे, है ना। तो वही कहता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। तो F बराबर K Q2Y_R², आप यहाँ से देख सकते हो। तो क्या होगा, दिस कंपाउंड इज क्रिस्टलाइन इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द आयंस, चार्ज ऑफ द आयंस, देयर पैकिंग ऑफ द अरेंज। अब देखो दो चार्ज पार्टिकल हैं, आप सोच सकते हो, यहाँ से NaCl है, NaCl में आपके पास क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। अब वो दो चार्ज पार्टिकल है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो क्रिस्टल या ये जो लाइटिस बनता है, ये लाइटिस डिपेंड करता है बच्चों उसके चार्ज के ऊपर और डिपेंड करता है कि सर वो दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो साइज ऑफ एटम पर भी डिपेंड करता है ना, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम। तो ये कहता है कि साइज ऑफ द आयन पे भी डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है, और साथ में ये देखता है कि किस टाइप की पैकिंग है, पूंछ पैकिंग है या मूज पैकिंग है उस पर। कहता है इन आयनिक सॉलिड द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल। कह रहा है कि आयनिक सॉलिड जब बनाते हैं ना तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी है उसको प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, अगर इसको हम जोड़ देते हैं, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। चलो ये देखते हैं, हमें अभी हमने बताया था कि क्या होगा, सभी एक 3 डायमेंशनल में सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ये अभी हमने बताया। यहाँ से क्या होगा, NaCl का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है और ये जो सोडियम है ना, अब ये सोडियम क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा, इंटरनल डिस्टेंस। तो एक बार Q पॉजिटिव और एक बार ऐसा मान लो कि इस एटम को, क्लोरीन और सोडियम जो है, इस एटम को आप मान लो क्या, इस एटम को आप मान लो पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज, इसको भी चार्ज मान लेते, इसको भी चार्ज मान लेते। अब ये दो चार्ज, अब दो चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रहेगा, तो यहाँ पर इसको Q मान लेते हैं, फिर इसको Q मान लेते हैं। तो ये दोनों जो चार्ज है, इस चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो वहां पर एक फोर्स काम करता है, दिस इज कूलम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स काम करता है, कूलम्बिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1Q2/R²। अगर आपको Q1 Q2 लेना है तो Q प्लस Q2 माइनस में सकते हैं, है ना, तो K Q1 Q2/R²। अब देखो कि यहाँ पर सिंपल से समझ में आ रहा है कि ये फोर्स जो होगा ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि डिस्टेंस पे ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि केमिस्ट्री में जो डिस्टेंस आता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में, वो पिकोमीटर, नैनोमीटर ऐसा आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। तो 10 पर पावर -10, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -12 इस तरीके से आते हैं। तो ये छोटी छोटी लेंथ होती है, इस कारण से हम इसको जनरली डिग्नेट करके चलते हैं। हाँ, ये तब बराबर करेंगे जब हमारे पास चार्ज का, सभी का चार्ज बराबर हो गया। तो वैसे सिचुएशन में बात करेंगे कि जहां पर मेरे पास क्या होगा, रेडियस ज्यादा होगा, वहां पर कम हो जाएगा फोर्सेस। लेकिन अगर हम ज्यादातर केमिस्ट्री में बात करते हैं चार्ज के ऊपर, चार्ज प्रोपोर्शनल हो जाता है लाइटिस एनर्जी का, वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। और दूसरा कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, तो यहाँ से आपने समझ गया एक बार। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ में आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम गैस, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम गैस इज इतना दिया हुआ, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ, और सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब ये दोनों को जोड़ दो, तो एंथैल्पी ऑफ लाइटिस एनर्जी फॉर्मेशन इज, अब यहाँ पर जोड़ेंगे, अब जब जोड़ेंगे तो इसका माइनस में आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया, इसका आ गया, ये दोनों को करके, तो यहाँ से क्या करता है,
The quantitative measure the stability of the ionic compound is provided by the enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet electron around the ionic species gaseous state. अब देखो कह रहा है कि हम इसमें ऑक्टेट की कोई वैल्यू मुझे नहीं है ना। कह रहा है कि क्वांटिटेटिव मेजर अगर करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑक्टेट नहीं देखने, यहाँ पर चार्ज देखने, यहाँ पर फोर्सेस देखने, उसके कारण से स्टेबिलिटी की बातें करें तो कहता है मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड जब कहते हैं इज प्रोवाइडेड बाय इट्स एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। इसमें हम ऑक्टेट से ज्यादा बातें करेंगे लैटिस फॉर्मेशन के ऊपर कि उसकी जो एनर्जी है नॉट सिंपली बाय अचीविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयनिक स्पेस। जिस तरीके से हमने ऑक्टेट को आसान से अचीव कर लिया था उस तरीके से इसमें कर नहीं सकते, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है ना। लैटिस एंथैल्पी द एंथैल्पी ऑफ द आयनिक सॉलिड, अभी तो बताए थे कि लैटिस एंथैल्पी क्या होगा कि वो एनर्जी रिलीज करेगा जब आयनिक सॉलिड बनेंगे तो वहां पर गैसेस कंस्टिट्यूएंट जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो जब आपस में जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये आपके पास यहाँ पर है ना। current lighting number of nation is 788 kilojoules per mole means that इतना एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन बॉन्ड। अब देखो अगर जितना एनर्जी इसके पास है आपको जोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च हुआ तो तोड़ने में उतना एनर्जी देना पड़ेगा ना, तभी तो टूटेगा। जितना एनर्जी हमने लॉस किया अगर उतना एनर्जी हमको कोई दे देगा तो फिर हम उससे सेपरेट हो जाएंगे। तो वही NaCl को जोड़ने में -788 किलोजूल लगा था तो इसको हटने में भी उतना एनर्जी देना पड़ेगा। प्लस में माइनस पता था एक्सोथर्मिक, जब जुड़ा था तो एनर्जी रिलीज किया था, अब तोड़ना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा तभी तो टूटेगा। हाँ तो वहां तोड़ने के लिए देना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देते हैं तो देते तो वो एंडोथर्मिक आ जाता है और जुड़ने में वो एनर्जी लॉस करता है तो क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। समझ में आ गया यहाँ से। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया, फिर से क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि लैटिस एनर्जी ऑफ BeCO3, MgCO3 एंड CaCO3 इन द ऑर्डर। अब देखो क्या यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑर्डर के बेस पे तो हमारे पास क्या होगा कि BeCO3, अब ब्रेनियम पे +2 होता है, Mg पर भी 2 + होता है और CaCO3 Ca पर भी 2 + होता है। देखो CO3 तो सब में कॉमन हो गया। यहाँ पर जो भी डिफरेंस है किसके ऊपर है, चार्ज मेटल का ऊपर है। अब मेटल का चार्ज है तो हमने अभी पढ़ा कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के स्क्वायर का। चार्ज देखो सब में सेम है, +2 तो चार्ज गया। अब देखना रेडियस का, टॉप से बॉटम आते हैं ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टॉप से बॉटम आते हैं बच्चों साइज बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ेगा तो आयनिक एनर्जी का हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम जाएगा। साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो याद रखना कि लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल है चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r का स्क्वायर का। तो अब यहाँ पर देखो चार्ज सबका सेम है, चार्ज का सबका सेम है तो देखना साइज, साइज किसका बड़ा है बच्चों, कैल्शियम का, तो सबसे कम होगा। कैल्शियम के नंबर पे तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर सबसे कम, एक ऑप्शन गया है यहाँ से, है ना। अब तीसरा नंबर देखो सबसे कम इसका, तीसरा के बाद दूसरा, दूसरा भी देखो इसमें क्या हो गया, तीसरा से ज्यादा दूसरा है, यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा से कम दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन गया, है ना। यहाँ भी तीसरा से कम क्या करना, ये भी गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मार सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स दैट डिविएट फ्रॉम ऑक्टेट रूम इज। क्या होगा, जो ऑक्टेट रूम को डिविएट करेगा कौन करेगा, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, है ना। अब आयनिक कंपाउंड यहाँ पर कौन दिख रहा है, क्या कर रहा है, द मॉलिक्यूल्स दैट डिविएट ऑक्टेट रूम, ऑक्टेट रूम मतलब 8 पूरा नहीं कर पाया, क्या कर पाया, 8 पूरा नहीं कर पाया। अब बताओ सोडियम के बाहर में सोडियम कितना होता है, चेक करो। सोडियम आयनिक कंपाउंड बना रहा है, सोडियम आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो सोडियम 11 में होता है तो 281। अब ये कंप्लीट ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन कितना होता है बच्चों 17 तो 287। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 288, ये तो ऑक्टेट कहीं नहीं है। बोरॉन के बाहर में कितने होते हैं, बोरॉन 5 में होता है तो 23 आ जाता है, तो बोरॉन के बाहर में 3 आ गया। अब 3 के साथ शेयर करेगा, 3 के साथ शेयर करेगा तो 6 ही होगा, यही आ गया तुम्हारे आंसर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के बाहर में कितना होता है 2, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम 12 में होता है ना, मैग्नीशियम 12 में होता है तो 2 8 2 आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस, ऑक्सीजन 8 में होता है बच्चों 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो मैग्नीशियम भी ऑक्टेट करेंगे। नाइट्रोजन के बाहर में 5 होता है, 3 के साथ शेयर कर रहा तो 5 3 8, ये भी हो जाएगा। तो आपके पास एक ही है BF3, जो क्या होगा आपका मुइस एसिड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, मुइस एसिड भी ये कहा जाता है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ CO3 पर 2 माइनस। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना तो तुम्हें आसान होगा कि सर यहाँ पर टोटल अगर पूछ रहे हो तो टोटल पूछ रहा तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा। देखो एक कार्बन, कार्बन के बारे में चेक करो, कार्बन कितना होता है, कार्बन 6 में 2 4, इसके बारे में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और 2 6, ऐसा ऐसा कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो 6 गुने 3 18 हो गया, 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। अब 2 माइनस से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था, 22 2 24, देखो 24 आ गया आंसर, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर बिटवीन द बिटवीन मेटल, मेटल मेटल के बीच में ट्रांसफर हो सकता है क्या, सेम के बीच में कभी नहीं होता। क्या बताया था, केमिकल बॉन्ड, शादी है, मैरिज है, क्या मेटल मेटल के साथ शादी कराएगा, बॉयज बॉयज के साथ शादी तो करेगा, इसमें नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये सी है, मेटल से कहा जाएगा नॉन मेटल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन मेटल एंड मेटल, शेयर की बात तो करना है, शेयर तो होता है किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में होता नहीं है, सॉरी शेयर होता है आयनिक बॉन्ड में, हाँ ना, सॉरी शेयर कोवैलेंट ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, तो सी नंबर तो ऐसे लिखना हो गया। इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम, अगर पेयर डोनेट करते हैं तो कोऑर्डिनेट पाते हैं, डेटिव पाते हैं, ये भी नहीं होगा, यहीं पर होगा आपका ट्रांसफर होगा मेटल नॉन मेटल के बीच में, किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एलिमेंट एक्स इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वाई इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर इनवैलेंट, एक वैलेंस है दोनों का, सो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देम इज। अब अगर सोचो एक्स एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वाई एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यूनिवैलेंट है, तो एक का वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस, ये आंसर हो गया, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है पॉजिटिव आ जाएगा, वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, हाँ ना, एक्स प्लस वाई माइनस, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन कैटायन m इज +2 एंड एनायन इज -3। अब बताओ, ये बच्चा 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 जानता है इस चीज को, 10th में ही पढ़े होते हैं कि मेटल पे +2 है, मेटल पे कितना है, मेटल पे +2 है, हाँ ना, और ए पे कितना -3, क्रिस क्रॉस कर देते थे तो M3A2 बन जाता था, क्या बन जाता था, M3A2 बन जाता था, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं क्रॉस, तो ये चीजें चाहिए, M3A2 आ जाएगा। आगे यहाँ से ठीक, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, आज एक लंबी से लेक्चर चलेगी आपका। हमने आज इंट्रोडक्शन खत्म किया किसका, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और हमने देखा लैटिस एनर्जी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके लिए, है ना। हमें आशा है कि आप पूरा लेक्चर से जुड़े हुए रहेंगे, और अगर आपने जुड़ा होगा तो आज से आपने क्या किया है, 3-4 नंबर का मतलब 3-4 क्वेश्चन आपने 11th का सॉल्व करनी है, और अगर आपने जेई नीट या करते तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व होगा, है ना। बाकी हमें आगे की और भी बातें करेंगे, हमने अभी तो स्टार्ट किया चैप्टर, जर्नी स्टार्ट हुई है, देखो आगे होता है क्या, है ना। थैंक यू।